हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे घटना चक्र के लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका सामान्य हिंदी की बुक के बारे में। ठीक है, जो कि ये घटना चक्र की बुक है और इसमें हम लोग जो है टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे थे, देख रहे थे। तो उसी से रिलेटेड ये आज का ये वीडियो होगा, जिसमें हम लोग आगे का चैप्टर जो है उस पर हम बात करेंगे, जो है हिंदी व्याकरण। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित प्रश्न और उनकी परिभाषाएं डिटेल में आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें लगभग एक तरीके से पूरा हिंदी का ग्रामर है और उसको हम पूरा इस चैप्टर के माध्यम से समाहित करेंगे। ठीक है, इसके पहले जो है समास, पर्यायवाची, संधि, हाँ, ये सारे जो है चैप्टर जो है हो चुके हैं हिंदी के, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज को इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, साथ में दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के अंतर्गत वाक्यों पर आधारित प्रश्नों में वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न शब्दों की प्रकृति, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अपव्यय, कारक यानी कि विभक्ति और उनमें प्रयुक्त लिंग, वचन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनका विवेचन यहाँ पर इस बुक के माध्यम से करा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे परिभाषाओं के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे उनसे संबंधित क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ विश्व के विभिन्न भागों में अनेक भाषाओं का विकास हुआ। आज संसार में जो अनेक विकसित भाषाएं हैं उनका एक निश्चित रूप है। इन भाषाओं में यह निश्चितता उनके व्याकरण के कारण पाई जाती है। व्याकरण ही वह विद्या है जो किसी भाषा को नियमबद्ध करती है और उनकी संरचना निर्धारित करती है और उनमें मूलतः एकरूपता लाती है। ठीक है, वस्तुतः किसी भी भाषा के व्याकरण के अंतर्गत उस भाषा में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि, शब्द, पद्यांश, पद, वाक्यांश और वाक्य का अध्ययन किया जाता है। वाक्य में ध्वनि का अध्ययन वर्ण विचार के अंतर्गत, शब्द का अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत, पद्यांश का अध्ययन पद विचार के अंतर्गत और वाक्यांश और वाक्य का अध्ययन जो वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाता है। अतः किसी भाषा के व्याकरण द्वारा उस भाषा के अक्षर यानी कि वर्ण से लेकर वाक्य के गठन तक समस्त नियमों, संरचनाओं का अध्ययन और इसके द्वारा उस भाषा के सर्वाधिक शुद्ध और सार्थक प्रयोग का बोध कराया जाता है। हिंदी भाषा में वाक्यों की शुद्धता, सार्थकता के लिए उसमें प्रयुक्त होने वाले शब्दों की प्रकृति जो है जानना अति आवश्यक है। और इसमें जो है हिंदी भाषा में शब्दों को की प्रकृति के आधार पर उन्हें मुख्यतः जो है 6 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इन्हें ही हिंदी भाषा के अंग के रूप में माना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, अब ये 6 अंग कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। तो इसमें पहला है संज्ञा, सर्वनाम है दूसरा, तीसरा है क्रिया, चौथा है विशेषण, पांचवा है अपव्यय और छठा है परसक। ठीक है, तो ये जो है टोटल 6 भाषा के अंग हैं, जो कि इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे बारी बारी करके। ठीक है, सबसे पहले हम इनमें संज्ञा शुरुआत करते हैं। संज्ञा क्या होती है, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। प्राणी, भाव या स्थान के नाम को व्यक्त करने वाले शब्द को जो है संज्ञा कहा जाता है, जैसे कि कार, घर, गाय, बकरी, तीखापन, खटास, मिठास, प्रयागराज, लखनऊ इत्यादि जो है संज्ञा के शब्द हैं। ठीक है, अब संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा जो है भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार की संज्ञा है। अब इनको हम डिटेल में जानेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक वस्तु विशेष, स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, शहर विशेष, नदी विशेष या पुस्तक विशेष इत्यादि का ज्ञान होता है, पता चलता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है व्यक्ति। अब उदाहरण के रूप में देखते हैं। उदाहरण की बात करें तो पुस्तकों के नाम हुआ, जैसे कि भगवत गीता, कुरान, बाइबिल, रामायण, ऋग्वेद इत्यादि सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के में आएंगे। ठीक है, व्यक्तियों के नाम जैसे कि मोहन, सोहन, आलोक, प्रियंका, पूर्णिमा, सलमा इत्यादि जो है ये व्यक्तियों के नाम हो गए। शहरों के नाम की बात करें तो प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, अयोध्या, गाजियाबाद इत्यादि। ठीक है, देशों के नाम की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, जापान, अमेरिका, रूस इत्यादि जो है ये देशों के नाम हो गए। नदियों के नाम की बात करें तो गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती इत्यादि जो है नदियों के नाम। पर्वतों के नाम में हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा, कैलाश आदि। भवनों के नाम की बात करें तो ताजमहल, लाल किला, इंदिरा भवन, अलाई दरवाजा इत्यादि। ठीक है, ये सारे जो हो गए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में पहचाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जातिवाचक संज्ञा दूसरा है। इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु, व्यक्ति और जीव जंतु, पेड़ पौधे, पद, व्यवसाय इत्यादि की पूरी जाति का इसमें ज्ञान होता है। ठीक है, उसमें क्या था कि व्यक्ति विशेष का ज्ञान होता है, इसमें एक पूरी जाति का ज्ञान होता है। जैसे कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में क्या है, आम का पेड़ यानी कि आम की पूरी जाति है। ठीक है, बबूल का पेड़ है, गुलाब का पेड़, केला, बरगद, पीपल, तो ये सारे जो है पूरी एक जाति का भाव प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाए। पशु पक्षी में जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, देखो बकरियों में बहुत सारी प्रजातियाँ। ठीक है, शेर हुआ, घोड़ा है, हाथी है, तो ये सारे जो हो गए ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में आएंगे। ठीक है, अब
कुछ वस्तुओं के नाम भी जातिवाचक में आते हैं, जैसे कि मेज, कुर्सी, कलम, किताब, कॉपी, घर, कार इत्यादि। ठीक है। पद या व्यवसायों के नाम भी जो है जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, जैसे कि शिक्षक, सिपाही, लेखक, विधायक, सांसद, मंत्री आदि जो आते हैं ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद मनुष्य, मनुष्य में जो है लड़का, लड़की एक जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। महिला, पुरुष, बालक, बालिका, एक पूरे पूरे वर्ग को जो है ये डिनोट कर रहा है ना। ठीक है। लड़का कहा गया तो पूरा एक पूरे देश, पूरे विश्व के लड़के। ठीक है। लड़की हुआ, इस तरीके से छात्र, छात्रा, माता पिता, भाई बहन इत्यादि सारे एक वर्ग को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए यह जो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है। फल फूलों के नाम जैसे कि आम, गाजर, गेंदा, चमेली, अमरूद, संतरा इत्यादि सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। तीसरा है संज्ञा में द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में जो है मापी या तौली जा सकने वाली जो वस्तु होती है, द्रव्य होती है, पदार्थों का जिसमें बोध होता है, तो वो संज्ञा से व्यक्त होने वाले द्रव्य या पदार्थों को गिना नहीं जा सकता इस संज्ञा से व्यक्त होने वाले, तो वहाँ पे जो है द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। मतलब कि ऐसी चीज़ें जो जिसमें मापी या तौली जा सकती हैं, वस्तु या द्रव्य पदार्थ, लेकिन उस संज्ञा को जो है व्यक्त होने वाले द्रव्यों या पदार्थों को गिना नहीं जा सकता, तो वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। अब इसको उदाहरण के अनुसार समझते हैं। पहले उदाहरण है जैसे खाने पीने की वस्तुओं के नाम, देखिए इसमें जैसे दूध है, दही, घी, चावल, आटा, दाल, ये सारे द्रव्यवाचक, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे। ठीक है। खनिजों एवं धातुओं के नाम की बात करें तो सोना, चांदी, तांबा, पेट्रोल, डीजल, कोयला, लोहा इत्यादि सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में आते हैं। ठीक है। अगला बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है। ठीक है। जैसे कि वस्तुओं का समूह में जैसे ढेर, श्रृंखला, गुच्छा, पुंज, ये सारे जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। व्यक्तियों के समूह में जैसे सभा, समिति, संघ, परिवार, झुंड, कक्षा इत्यादि सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से किसी स्थिति, भाव, गुण, कर्म या धर्म का ज्ञान होता है और भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती, तो वहाँ पे जो है मैंने इस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती। जैसे कि उदाहरण की बात करें तो मोह, लाभ, लोभ, लालच, आनंद, पढ़ाई लिखाई, वीरता, धैर्य, गुस्सा, बुढ़ापा, जवानी इत्यादि होती है। विभिन्न वाक्यों में प्रयुक्त होने वाली संज्ञाओं की बात करें तो भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती हैं। ये संज्ञाएं लिंग, वचन और कारक के द्वारा अपना रूप निर्धारित करते हैं और इन्हें संज्ञा के विकार कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और आज्ञार्थक क्रिया रूप के साथ भी परसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे कि इससे, किसका, धनवान की, एकांत में, जहाँ से, कब से, जाने को, आने में इत्यादि जो है ये सारी चीज़ें इसके उदाहरण है। ठीक है। दूसरा जो भाषा के 6 अंगों में दूसरा आता है सर्वनाम। ठीक है। अब हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को जो है सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। जहाँ पे संज्ञा प्रयुक्त होता है वहाँ पे अगर कोई दूसरा शब्द प्रयोग किया जाए तो वो दूसरा शब्द ही सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कि कुछ उदाहरण, मैं, तुम, यह, वह, आप, क्या, कौन, कब, कहाँ, कोई, इसका, उसका, तुम्हारा, हमारा, आपका इत्यादि, ये सारे जो है सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है। जैसे कि राम जाता है तो उसके जगह पे आप ये लिख सकते हो कि राम जाता है और वो विद्यालय जाता है, तो ठीक है, तो राम की जगह पे वो प्रयोग किया गया, तो राम जो है राम को वो डिनोट कर रहे थे, इसलिए वो जो है वो सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से संज्ञा की जगह पे जो ये शब्द प्रयोग होंगे तो वो सर्वनाम कहलाएंगे। अब प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें है मैं, हम, तुम, आप, ये, वे, वो। ठीक है। इतने जो होते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें 2 सर्वनाम है, यह और वह। ठीक है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें 2 भी सर्वनाम है, कोई और कुछ। चौथा है निजवाचक सर्वनाम, इसमें भी 3 सर्वनाम है, इसमें आप, स्वयं और खुद। ठीक है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें 2 सर्वनाम है, जो, सो। ठीक है। इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम है छठा, और इसमें प्रश्नवाचक संज्ञा शब्द आएंगे, जैसे कि क्या, कौन, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, ये सारे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अब संज्ञा की तरह सर्वनामों का रूपांतरण जो है पुरुष, वचन और कारक के अनुसार होता है। इनमें लिंग भेद नहीं पाया जाता। पुरुष की दृष्टि से सर्वनाम जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें अभी देखिए ऊपर देखा गया ये जो 6 प्रकार के सर्वनाम थे, ये देखिए तो ये प्रयोग के आधार पर थे। ठीक है। लेकिन अगर पुरुष की दृष्टि से पूछा जाएगा तो सर्वनाम 3 प्रकार के होंगे। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला है उत्तम पुरुष। ठीक है। अब इसमें क्या है कि बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है, जैसे कि मैं और हम। ठीक है। दूसरा है मध्यम पुरुष, इसमें सुनने वाले श्रोता को जो है मध्यम पुरुष कहा जाता है, जैसे कि तू, तुम और आप। ठीक है। तीसरा है अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात कही जाती है वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है, जैसे कि ये, वो, वह। ठीक है। ये सारे जो है अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब आगे हम देखते हैं तो उत्तम एवं मध्यम पुरुष को प्रधान पुरुष तथा अन्य पुरुष को जो है अप्रधान पुरुष कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। वचन के अनुसार सर्वनाम के एक वचन और बहुवचन 2 रूप होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से 3 टाइप के सर्वनाम का डिवाइड किया जाता है, प्रयोग के आधार पर और पुरुष के आधार पर और इसके बाद वचन के अनुसार। ठीक है।
तो ये इसमें दो प्रकार, एक वचन और बहुवचन होता है। तुम सर्वनाम का बहुवचन जो होता है वो आप होता है, ठीक है। लेकिन कई बार आप का प्रयोग एक वचन के रूप में भी होता है। यह आदर सूचक अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऐसे आदर सूचक शब्दों को बहुवचन में व्यक्त करने के लिए आप सब, आप लोग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोई या किसी की पुनरावृत्ति करके कोई कोई किसी किसी बहुवचन बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद नीचे कुछ सर्वनामों को एक वचन और बहुवचन के रूप में दिए गए, उनको हम देखते हैं। एक वचन सर्वनाम मैं होता है, इसका बहुवचन जो होता है वो हम होता है। तू या तुम होता है एक वचन, और इसके जो है बहुवचन बनाएंगे तो तुम लोग या तुम सब बनाएंगे, ठीक है। वह का एक बहुवचन होता है वह, यह का बहुवचन होता है ये, ठीक है। आप का बहुवचन होता है आप सब या आप लोग। इसके बाद कोई का बहुवचन होता है किन्हीं या फिर कोई कोई। किसी का होता है किन्हीं या फिर किसी किसी, ठीक है। कौन का बहुवचन होता है कौन लोग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्वनाम है जिनका एक वचन का प्रयोग बहुवचन कर बनाया जाता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। तो सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, ठीक है। संबोधन कारक नहीं होता है। कारकों की विभक्तियां लगने से सर्वनामों के रूप में विकृति आ जाती है, जैसे अब उसमें देखते हैं। जैसे मैं की बात करें तो इसमें देखिए कैसे इसमें विकृति आएगी। तो अगर हम कारक की विभक्तियां लगाते हैं तो मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको, ठीक है। ये 4 प्रकार की इसमें विकृति आ रही है। तुम की बात करें तो तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, इसकी 3 प्रकार की विकृति है। हम में जो है कारक की विकृतियाँ लगा, कारक की विभक्तियाँ लगा तो हमें, हमारा, हमको हो जाएगा, ठीक है। वो हमें लगाएं तो उसे, उसने, उसको, उससे, उन्होंने, उनको, उन्हें, इतने सारे विकृति आ जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद यह की बात करें तो इसे, इसने, इससे, इसको, इन्होंने, इन्हें, इनसे, इसमें इतनी प्रकार की विकृति है। इनका अलग अलग अर्थ, अलग अलग वाक्य में अलग अलग जगह अर्थ के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद कौन की बात है तो कौन में विकृति और विभक्ति लगाने पर किसने, किसको, किसी और किन्होंने, ये बनेगा इस तरीके से। अब आगे हम बात करेंगे विशेषण की, ठीक है। विशेषण की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को जो है विशेषण कहते हैं, और इसमें जो है जिनकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। चलिए, जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, विशेष कहा जाता है। यानी कि अगर हम बात करें काला घोड़ा, ठीक है, काला घोड़ा, तो काला घोड़ा में क्या है विशेषण, इसमें की बात करें तो क्या है विशेषण, इसमें हो जाएगा काला, ठीक है। काला, क्योंकि काला शब्द विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, घोड़ा की विशेषता बता रहा है, क्या है, काला है। तो इस प्रकार जो है काला हो गया विशेषण। अब इसमें बात करता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। यानी कि इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, इसमें घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि वो काला है, ठीक है। तो इस तरीके से विशेष शब्द हो गया घोड़ा। इस तरीके से विशेष से हम निकालते हैं, ठीक है। अगला विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्राविशेषण यानी कि प्राविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण के पहले शब्द लगा होता है, ठीक है। यानी कि पहले जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि वह बहुत सुंदर गाय है, ठीक है, सुंदर गाय है। अब देखिए इसमें विशेषण की बात करें तो सुंदर हो जाएगा, विशेष की बात करें तो गाय हो जाएगा, प्रविशेषण की बात करें तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। बहुत क्या कर रहा है, इस विशेषण सुंदर की विशेषता बता रहा है, तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहेंगे। तो इस तरीके से प्राविशेषण निकालते हैं। गुण, संख्या, परिमाण के आधार पर विशेषण जो है 4 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। विशेषण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। उसमें आपको पहचानने के लिए दे देता है कि परिमाणवाचक इसमें से कौन सा विशेषण है, सार्वनामिक इसमें से कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए। चलिए पहला देखते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। तो जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, भाव, दशा, दोष, स्वभाव, आकार, प्रकार, रंग, रूप, संबंध इत्यादि का बोध होता है उसे जो है गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे गुण की बात करें तो गुण में जैसे आता है सच्चा, भला, उचित, दानी, न्यायी, शांत, सीधा इत्यादि सारे गुण के शब्द हैं, ठीक है। अवगुण या दोष की शब्द की बात करें तो झूठा, बुरा, अनुचित, पापी, अन्यायी, दुष्ट, अशांत आदि जो है अवगुण के दोष के विशेषण। दशा की बात करें तो गीला, सूखा, एक दशा बता रहा है ना, एक प्रकार का, घना, विरल, धनी, गरीब, भारी, हल्का, मोटा, पतला, दुबला, रोगी, निरोगी, पालतू, छुट्टा, उद्यमी इत्यादि जो है दशा के विशेषण हो गए। आकार में जो है लंबा, चौड़ा, ऊंचा, गहरा, गोल, चौकोर, त्रिभुजाकार, माने जो भी आकार ले, समान, नुकीला, सीधा, तिरछा, सारे जो है आकार के अंतर्गत विशेषण हो गए। रूप में आता है सुंदर और कुरूप। रंग जो है यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। जितने रंग प्रकार हैं, लाल, नीला, हरा, पीला, काला, सफेद, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, ठीक है। इसके बाद काल में बात करें तो नया, पुराना, ताज़ा, भूत, वर्तमान, भविष्य, अगला, पिछला, प्राचीन, मौसमी, आगामी, सारे गुणवाचक में आएंगे। स्थान की बात करें तो देशीय, क्षेत्रीय शब्द, असमी, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय, बाहरी, भीतरी, पूर्वी, पंछिया, दायां, बायां, सतही, ऊपरी, चौरस, ये सारे शब्द जो है गुणवाचक विशेषण शब्द होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषणों में जो है सादृश्यवाचक शब्द जोड़कर गुणों को कम भी किया जाता है, जैसे कि बड़ा सा, ठीक है, ऊंची सी, पीला सा और छोटी सी। इस प्रकार भी कुछ सा शब्द को जोड़कर गुणवाचक विशेषणों में कुछ गुण कम किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। अब जिस शब्द से संख्या या सर्वनाम की संज्ञा ज्ञात होती है उसे जो है संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है, जैसे कि 4 आदमी, 3 दिन, कुछ लोग, सब लड़के इत्यादि। यहाँ पे 4, 3, कुछ और सब, ये सारे संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण जो है 2 प्रकार होता है संख्यावाचक विशेषण भी। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है इस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कि 2 आदमी, 3 संतरे, 5 कलम। इसमें 2, 3, 30 और 5 ये सारे जो है एक निश्चित संख्या बता रहे हैं कि 30 संतरे हैं, 5 कलम है, 2 आदमी है, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जो क्या होता है, तो इस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कि कुछ कापियाँ सारे लोग। इसमें कुछ और सारे जो है एक अनिश्चितता बता रहे हैं, यानी कि कुछ कापियाँ, यानी कि कापी की कोई गिनती नहीं कितनी है। तो इस प्रकार से निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आते हैं। अब देखिए प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यावाचक विशेषण को निम्न 5 प्रकारों में बांटा गया है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि संख्यावाचक विशेषण मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, लेकिन अगर प्रयोग के अनुसार देखा जाएगा तो 5 प्रकार संख्यावाचक विशेषण को बांटा गया है, ठीक है। इसमें पहला है गणनावाचक, दूसरा है क्रमवाचक, तीसरा है आवृत्तिवाचक, चौथा है समुदायवाचक, पांचवा है प्रत्येक बोधक विशेषण। एक एक करके हम इनको बारे में जानेंगे, ठीक है। पहला जानते हैं गणनावाचक विशेषण। इसमें से क्या होता है, गणनावाचक विशेषण से गिनने योग्य वस्तुओं का बोध होता है, जैसे कि 3, 10, आधा, तिहाई इत्यादि। इस विशेषण के भी 2 भेद हैं। पहला उसमें आता है पूर्णांक बोधक गणनावाचक और दूसरा आता है अपूर्णांक बोधक गणनावाचक। पूर्णांक बोधक गणनावाचक जो होता है वो पूर्ण संख्या का बोध होता है, जैसे कि 1, 100, 50। और अपूर्णांक बोध विशेषण से अपूर्ण संख्या का बोध होता है, जैसे कि आधा, तिहाई, ढाई, सवाइया आदि इत्यादि, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं दूसरा जो है क्रमवाचक विशेषण की बात करते हैं। तो इससे संख्या या सर्वनाम के क्रमांक की सूचना मिलती है, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा। अगर पहला, दूसरा, तीसरा अगला पिछला आ जाएगा तो ये क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। आवृत्तिवाचक विशेषण की बात करें तो इससे जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उससे उसकी आवृत्ति का बोध होता है, जैसे कि तिगुना, 5 गुना, तिबारा, चौबारा इत्यादि। जहाँ आ जाएगा ये आवृत्तिवाचक विशेषण में जाएगा, ठीक है। अगला विशेषण है समुदायवाचक विशेषण, ठीक है। इससे जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसके समूह या समुदाय का बोध होता है, जैसे कि 4, 5, हजारों, ये सब आएंगे तो ये समुदायवाचक विशेषण में आएंगे। प्रत्येक बोधक विशेषण की बात करें तो जिस संज्ञा से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसके एक होने का बोध कराती है, वहाँ पे प्रत्येक बोधक विशेषण होगा, जैसे कि हर एक, प्रत्येक, एक एक इत्यादि जो आएंगे इस तरीके से, तो वहाँ पे प्रत्येक बोधक विशेषण होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं उस पे जो सब विशेषण की बात कर रहे थे, उसमें है तीसरा आपका परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो वह शब्द जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की नाप या तौल का पता चलता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है, जैसे कि अंजुलि भर, गिलास भर, सेर भर दूध, तोला भर चांदी, थोड़ा पानी, सब धन और नमक, ठीक है, कुछ घी, थोड़ा दही, तो इत्यादि सारे जो है परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है, ठीक है। अब इसके भी 2 भेद किए गए हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण ऐसे विशेषण से निश्चित परिमाण का बोध होता है, जैसे कि 2 लीटर तेल, 10 मीटर रस्सी, 100 फुट लंबी सड़क इत्यादि जो है ये निश्चित परिमाणवाचक आएंगे। अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण से जिस अनिश्चित परिमाणवाचक का बोध होता है, जैसे कि बहुत दूध, ढेर सारा धान, पूरा मजा, अधूरा लेखन इत्यादि जो है, ठीक है। अब इसमें बहुत, ढेर सारा, पूरा, अधूरा ये सारे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। चौथा विशेषण की बात करते हैं तो सार्वनामिक विशेषण आता है, और पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम यानी कि मैं, तू, वो के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, जैसे कि यह कलम अच्छी है, वह घड़ी सुंदर है। इन वाक्यों में सर्वनाम यह और वह क्रमशः संज्ञाओं कलम और घड़ी के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, अतः यह दोनों, यह और वह जो है सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार का होता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो होता है उसे अपने मूल रूप में किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाले सर्वनाम को मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, जैसे कि यह कमरा, वह मेज, कोई कलम इत्यादि। इसमें यह, वह, कोई, ये सारे मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो गए, ठीक है। इसके बाद यौगिक सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो ऐसे सर्वनाम जो किसी प्रत्यय के योग से जुड़कर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे कि
ऐसा नौकर कभी कभी मिलता है, कैसी कार खरीद रहे हो, जैसी करनी वैसी भरनी। अब इन वाक्यों में ऐसा, कैसी, जैसी, वैसी, ये सारे यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ये योग कर रहे हैं, मतलब कि जोड़ रहे हैं शब्दों को, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें देखते तो इतना, उतना, मेरा, तुम्हारा, आपका इत्यादि भी यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। सर्वनामों के भेद के आधार पर भी सार्वनामिक विशेषणों का वर्गीकरण किया गया है। इसके आधार पर सार्वनामिक विशेषणों के निम्नलिखित भेद हैं। अब उन भेदों को देख लेते हैं। पहला है संकेतवाचक, निश्चयवाचक या सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। इसमें आता है जब संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उन्हें संकेतवाचक, निश्चयवाचक, सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह पुस्तक कीमती है, वह कार तेज चलती, इस भवन में बहुत लोग रहते हैं। यहाँ पर यह, वो, इस संकेतवाचक, निश्चयवाचक, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण। जैसे कि जब अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कि कोई, किसी, कुछ इत्यादि विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो उन्हें अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि मुझे कोई नौकरी पानी है, ठीक है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर कोई और कुछ अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण के रूप में आता है। तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। ये सारे सार्वनामिक विशेषण के सर्वनाम के अनुसार जो है विभाजित किया जा रहा है। जब प्रश्नवाचक सर्वनामों जैसे कि कौन, क्या, कब इत्यादि का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। अब उदाहरण देख लेते हैं। कौन सी किताब पढ़ रहे हो, कैसा भोजन खा रहे हो। यहाँ कौन और कैसा प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। इसके बाद संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो जब संबंधवाचक सर्वनाम जैसे कि मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका इत्यादि का प्रयोग विशेषण के रूप में हो तब उसे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि इनकी कलम बहुत सुंदर है, उनकी किताब बहुत बहुमूल्य है, ठीक है, मेरी गाय बहुत दूध देती है। तो यहाँ पर इनकी, उनकी और मेरी, यहाँ पे संबंध सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है प्रविशेषण। प्रविशेषण की बात करते हैं। प्रविशेषण स्टार्टिंग में जब विशेषण शुरुआत किया था तो वहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन की बताया था कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। तो देखते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है, ठीक है। इसका परिभाषा हो गया। जैसे कि आलोक बहुत बातूनी व्यक्ति है, ठीक है। अब इस वाक्य में बातूनी विशेषता है और उसका भी विशेषण बहुत है, तो इस प्रकार जो है बहुत हो गया प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। तो राजपूत बहुत स्वाभिमानी होते हैं, अनामिका अत्यंत सुंदर है, नागपुरी संतरा नारंगी लाल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर नारंगी, अत्यंत, बहुत, ये सारे जो है ये प्रविशेषण के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ विद्वान प्रविशेषणों को अंतर विशेषण भी कहते हैं। अब देखिए, रूप रचना की दृष्टि से विशेषण और विशेष में दो प्रकार का संबंध होता है। पहला होता है विशेष विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। अब ये दोनों क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, विधेय और विशेष विशेषण से। तो पहला विशेष विशेषण है तो उसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब विशेषण विशेष के पूर्व आता है, ठीक है। विशेष के बारे में बताया था भी कि जिनकी विशेषता बताई जाए वो शब्द जो है विशेष होंगे। अब इसमें क्या है कि जब विशेषण विशेष के पहले आता है तब इन दोनों के बीच संबंध को विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे कि प्रतिभा चंचल लड़की है, ठीक है, संतोष कुशाग्र लड़का है। यहाँ पे चंचल और कुशाग्र क्रमशः लड़की और लड़के के पूर्व विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अतः यह दोनों विशेष विशेषण कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि ये जो चंचल है, कुशाग्र है, सारे विशेष विशेषण आएंगे क्योंकि ये विशेषण के पहले प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ विशेष विशेषण का हो गया। अब देखते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण होता है कि जब विशेषण जो है विशेष के बाद आता है, ठीक है। विशेष किसको कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहेंगे। तो जब विशेषण जो है विशेष के बाद आता है तब इन दोनों के संबंध को जो है विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे कि मेरी कार नीली है, ठीक है। अब देखिए, जो विशेष इसमें क्या हुआ, कार हो विशेष, और इसके बाद आता है विशेषण नीली है, तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, विधेय विशेषण, ठीक है। नीली जो हो जाएगा वो विधेय विशेषण हो जाएगा। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल, मेरा भाई कामचोर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कामचोर है ये विधेय विशेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भाई और कार के बाद दोनों शब्द जो है बाद में प्रयोग किए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे विधेय हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कुछ विशेष इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि विशेषण के लिंग वचन आदि विशेष के लिंग वचन आदि पर निर्भर करते हैं, ठीक है। भले ही विशेषण विशेष के पहले आए या बाद में आए, यानी कि विशेषण चाहे पहले आवे चाहे बाद में आवे, लेकिन वह निर्भर किस पर करते हैं, वह विशेषण के लिंग वचन पर जो है और आदि विशेष के लिंग वचन आदि पर निर्भर करते हैं। यानी कि अगर क्या कहते हैं कि विशेषण अगर लिंग है, विशेषण अगर एक पुरुष है तो क्या कहते हैं कि एक वचन है तो जो विशेषण है विशेष है वो भी जो है एक वचन के रूप में होगा। अब अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अच्छे बच्चे गाली नहीं देते, ठीक है, सुमन भली लड़की है। तो इस तरीके से इसमें जो है
आप देख सकते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे गाली नहीं दे। अब बच्चा जो आता है ये बच्चे बहुवचन में, तो अच्छा के जगह पर अच्छे लग गया, ठीक है। यहाँ पे सुमन भली लड़की है, यहाँ पे सुमन जो है भली लड़की, यानी कि लड़की जो है एक सिंगल आता है, तो यहाँ पे देखिए भली भी उस तरीके से ही लगाया गया, यानी कि लड़की का क्या कहते हैं इसको कि स्त्रीलिंग का बोध होता है, तो यहाँ पे भला नहीं लगा के बल्कि भली लगाया गया। तो इस तरीके से इसका ध्यान दिया जाता है। अगला देखते हैं, यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष हों तो विशेषण के लिंग वचन आदि सबसे पास वाले विशेष के लिंग वचन आदि के अनुसार प्रयोग होगा। जैसे कि नए लड़के और लड़कियां, नई कलम और किताबें। अब यहाँ पे देखिए ये बताया गया कि जो सबसे पास वाला विशेष होगा उनके अनुसार जो है प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखिए नए लड़के और लड़कियां, दो है लड़के और लड़कियां, लेकिन यहाँ पे देखिए नए लगा है। यहाँ पे लड़कियों के अनुसार नहीं लगेगा कि लड़कियां जो सबसे बगल में लड़के हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे नए लगा। अगर यहाँ पे बगल में लड़कियां होता तो यहाँ पे नई लग जाता, ठीक है। इस तरीके से नई कलम और किताबें, ठीक है। तो देखिए कलम जो है वो एक वचन इंगित करता है और किताबें जो है बहुवचन इंगित करता है। तो इसलिए नई जो है कलम के बगल में है, तो इसलिए नई एक वचन के रूप में लगाया गया। अगर किताबें होता तो इसका कुछ दूसरा बहुवचन लगाया जाता। तो इस तरीके से इसमें यही बताया गया कि अगर एक ही विशेषण के अनेक विशेष हों तो विशेषण के लिंग वचन आदि सबसे पास वाले विशेष के लिंग वचन आदि के अनुसार प्रयोग होगा। अब विशेषण के रूप अग्रलिखित दशाओं में परिवर्तित होते हैं। जैसे कि रूप रचना की दृष्टि से विशेषण भी विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, ठीक है। अविकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तन नहीं होते, ये अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। ऐसे विशेषण सामान्यतः आकारांत होते हैं, जैसे कि सफ़ेद, लाल, कुरूप, सुंदर, चंचल, गोल, सुडोल इत्यादि इनका परिवर्तन नहीं होता। आगे देखते हैं तो आकारांत विशेषण जैसे कि छोटा, बड़ा, काला, गोरा इत्यादि, तथा सार्वनामिक विशेषण जैसे कि यह, वह और उस इत्यादि के रूप में संज्ञा के लिंग वचन व कारक के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि आकारांत विशेषण में निम्न प्रकार से परिवर्तन होते हैं। अब देखिए एक वचन में नीला छोटा कैसा, और स्त्रीलिंग में क्या लगेगा नीली छोटी कैसी, ठीक है। बहुवचन नीले छोटे कैसे और स्त्रीलिंग में नीली छोटी कैसी। इस तरीके से इसका जो है प्रयोग होता है परिवर्तन करके। दूसरा सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम के अनुरूप ही परिवर्तन होता है। जैसे कि यह पुस्तक बहुवचन अगर जाएगा तो यह पुस्तक हो जाएगा, यह पुस्तकें हो जाएगा, ठीक है। एक वचन में इस शहर में हो जाएगा और अगर बहुवचन इसका बनाएंगे तो इन शहरों में हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका प्रयोग परिवर्तन करके किया जाता है। आगे हम बात करेंगे तुलनात्मक विशेषण की। तो दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान आदि की परस्पर तुलना करने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ऐसे विशेषणों की तीन अवस्थाएं होती है। पहली होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तम अवस्था, ठीक है। मूल अवस्था में विशेषण अपने मूल रूप में रहता है, जैसे कि घर बड़ा है, लड़की अच्छी है, ठीक है। उत्तर अवस्था में विशेषण दो विशेषों की तुलना करता है, जैसे कि आलोक की बहन प्रियंका की बहन से छोटी है। तो यहाँ पे देखिए दो विशेषों की तुलना हो रहा है, ठीक है। उत्तर अवस्था के लिए तर यानी कि अधिकतर, गुरुतर, उच्चतर, निम्नतर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। उत्तम अवस्था में अनेक विशेष्यों की तुलना में एक विशेष के पहले सबसे बढ़कर दिखाया जाता है, जैसे कि मेरा घर सबसे अच्छा है, ठीक है। उत्तम अवस्था के लिए तम का प्रयोग किया जाता है और इसमें जो है अधिकतम, गुरुतम, उच्चतम इत्यादि प्रत्यय लगाया जाता है। आगे बात करते हैं तो हिंदी में से की अपेक्षा से अधिक, से कम, से बढ़कर, से कहीं इत्यादि शब्दों का प्रयोग करके भी तुलनात्मक विशेषण जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। क्रिया की बात करते हैं। तो ये हो गया विशेषण। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्रिया के बारे में, ठीक है। तो वाक्य में जिस पद से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे उस पद को क्रिया कहा जाता है। जैसे कि राम खाता है, हम लिखते हैं, वह सब पढ़ते हैं। इन वाक्यों में खाता है, लिखते हैं और पढ़ते हैं क्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से खाता है, लिखता है, पढ़ता है, सोता है, गाता है, ये सारी क्रियापद हो जाएंगे। हिंदी में क्रिया के मुख्यतः निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया के पूर्ण होने या व्यक्त होने के लिए वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि बालक गाता है, शेर दहाड़ता है, इसमें कर्म की वाक्य की प्रयोग नहीं हुआ या जरूरत नहीं पड़ा, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। बालक गाता है, शेर दहाड़ता है। दूसरा प्रकार होता है सकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया के भाव को व्यक्त करने के लिए वाक्य में कर्म की आवश्यकता पड़ती है यानी जरूरत होती है तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे कि मोहन किताब पढ़ता है, राजेश खेत जोतता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कर्म है क्या करता है, किताब पढ़ता है, ठीक है, खेत जोतता है राजेश। तो इस तरीके से यहाँ पे कर्म की आवश्यकता पड़ रही है, तो इस तरीके से सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तीसरा है द्विकर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया के द्वारा भाव को व्यक्त करने के लिए वाक्य में दो कर्मों की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण की बात करें तो महेश ने सुरेश को कलम दिया, उसने पुलिस को चोर पकड़वा दिया। इस तरीके से इसमें देखते हैं इसके उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पे द्वि क्रियाओं की उदाहरण, द्विकर्म की जरूरत पड़ी तो यहाँ पे जो है द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। चौथा क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं किसी क्रिया को न करके दूसरे को क्रिया करने की प्रेरणा देकर क्रिया करवाता है तब उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राजन ने नाई से बाल कटवाया, मालिक ने नौकर से झाड़ू लगवाया। तो यहाँ पे देखिए प्रेरणार्थक क्रिया ना दूसरे से करवाया जा रहा है।
और ये भी जानना जरूरी कि सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं जो होती हैं वो सकर्मक होती हैं। पांचवा है अपूर्ण क्रिया। जब सकर्मक या अकर्मक क्रियाओं के भाव की पूर्णता के लिए विधेयात्मक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है तो उस क्रिया को अपूर्ण क्रिया कहा जाता है। जैसे वो एक शिक्षक है, वो निपुण है, वो कल उपस्थित है इत्यादि। ठीक है, तो इसमें शिक्षक, निपुण, उपस्थित, ये सब क्या अपूर्ण क्रिया बता रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब देखिए बताया गया कि शिक्षक, निपुण, उपस्थित, कर्म ना होकर विधेयात्मक, यानी कि विधेय में काम आने वाले शब्द, ये सारे विधेय में काम वाले शब्द होते हैं। तो इस जो किसी न किसी कर्ता या क्रम की ओर निर्देश करते हैं, तो इस प्रकार यहाँ पे विधेयात्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, सॉरी अपूर्ण क्रिया हो जाएगी। अगला है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? तो मुख्य क्रिया द्वारा व्यक्त होने वाले भाव को पूर्ण करने में सहायता करने वाले शब्द को सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि मैं लिख रहा था तो यहाँ पर रहा हो गया, वो सो रही थी तो वहाँ पर रही, हम पढ़ रहे थे, हम जा चुके थे तो यहाँ पर रहा, रही, चुके, ये सारे जो है सहायक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हिंदी में सहायक क्रियाओं का योग बड़ा ही व्यापक है, जैसे कि डालना, चुकना, सकना, पाना, लेना, देना, जाना, आना, होना, पाना, खोना, करना, रहना, पढ़ना इत्यादि सहायक क्रियाएं हैं। यद्यपि इनमें से कुछ क्रियाएं जैसे कि डालना, देना, लेना, आना, जाना, खाना, पीना इत्यादि जो है मुख्य क्रिया के रूप में भी प्रयुक्त होता है। क्रिया जो है विकारी शब्द होता है, इसके रूप में 7 आधारों पर परिवर्तन होता है, जैसे कि लिंग, वचन, कारक, पुरुष, वाच्य, कृदंत, भाव या अर्थ और काल। ठीक है, इस प्रकार जो है यही 7 आधारों पर क्रिया का परिवर्तन होता है। क्रिया का लिंग संज्ञा पर निर्भर करता है, संज्ञा के अनुरूप बदलता है। जैसे कि लड़का गाता है, लड़की गाती है। ठीक है, यहाँ पे गाता है, यहाँ पे गाती है, तो लिंग के अनुसार क्रिया चेंज हो रहा है। दूसरा है क्रिया के वचन भी संज्ञा के अनुरूप बदलते रहते हैं, जैसे कि लड़का सोता है, लड़के सोते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक वचन है तो सोता है, बहुवचन है तो सोते हैं। तीसरा, हिंदी में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तुम, आप और तुम, अन्य पुरुष में ये है, ये, वह, वो इत्यादि आते हैं। आकारांत कृदंतीय रूप पुरुष के अनुसार नहीं होते, परंतु दूसरे क्रिया के रूप में परिवर्तन आता है, जैसे कि मैं हूँ, तू है, तुम हो, वो है, वह है, ये है इत्यादि। ठीक है, चौथा, वाच्य। वाच्य से क्रिया के मुख्य विषय, कर्ता, कर्म या भाव का पता चलता है। जैसे सोहन पत्र पढ़ता है तो यहाँ पे क्या है? कृतवाच हो जाएगा। सोहन पत्र पढ़ रहा है, कर्ता काम कर रहा है, कृतवाच होगा। ठीक है, पत्र राकेश द्वारा लिखा जाता है तो यहाँ पे कर्मवाच हो जाएगा। ठीक है, लिखा जाता है। रमेश से चला नहीं जाता तो यहाँ पर भाववाच हो जाएगा, भाव प्रकट कर रहा है। तो इस तरीके से वाच्य से क्रिया के मुख्य विषय, कर्ता, कर्म, भाव का पता भी चलता है। पांचवा है धातु में प्रत्यय लगने पर जो रूप बनते हैं उन्हें कृदंत कहा जाता है, अर्थात जिन शब्द के अंत में कृत प्रत्यय लगे रहते हैं उन्हें कृदंत कहा जाता है। जैसे कि लिख धातु से लिखता, लिखा, लिखना, लिखने वाला, लिखते हुए, लिखकर इत्यादि सारे कृदंत के रूप में आते हैं। अगला पॉइंट है क्रिया की रचना में 8 प्रकार के कृदंत बनते हैं, जैसे एक एक करके देखेंगे। पहला है क्रियार्थक संज्ञा। अब इसमें देखिए धातु प्लस ना, जैसे कि सुन प्लस ना बराबर सुनना। ठीक है, सुनना बुरा नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा। दूसरा वर्तमान कालिक कृदंत, उसमें धातु प्लस ता, ती, ते लेंगे, जैसे कि लिख प्लस ता, लिखता, यानी कि वह लिखता है, लिखती है, तो यहाँ पे इस तरीके से वर्तमान कालिक कृदंत हो जाएगा। ठीक है, भूतकालिक कृदंत बनाते कैसे? तो धातु प्लस आ करके, जैसे कि ये, ई और बड़ी ई जोड़ के, जैसे कि पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़े, पढ़ो, वह पढ़ा, पढ़ी इत्यादि। इस तरीके से भूतकालिक कृदंत बनाते। अपूर्ण कृदंत धातु प्लस से प्लस हुए, जैसे कि उसने मुझे लिखते हुए देखा था, यह क्रिया अपूर्णता का बोध कराता है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हुए देखा था, अब वो लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, बैठा हुआ है, ये इससे बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही, तो इस तरीके से अपूर्ण कृदंत भी होता है। ठीक है, अगला है पांचवा तात्कालिक कृदंत, जैसे कि धातु प्लस ते ही, यानी कि लिखते ही एक क्रिया के साथ ही तत्काल दूसरी क्रिया होने का बोध होता है यहाँ पे। ठीक है, मध्यकालिक कृदंत की बात करें तो अपूर्ण या पूर्व कृदंतीय क्रिया विशेषण के द्विरुक्त से बनते, जैसे कि पढ़ते पढ़ते, गाते गाते, ये सब मध्यकालिक कृदंत आएंगे। ठीक है, पूर्वकालिक कृदंत की बात करें तो धातु प्लस कर, जैसे कि पढ़कर, लिखकर, सुनकर इत्यादि पूर्वकालिक कृदंत हो जाएंगे। कृतवाच कृदंत की बात करें तो धातु प्लस ने प्लस वाला, यानी कि लिखने वाला उदाहरण होगा, गाने वाला उदाहरण, तो इस तरीके से कृतवाचक कृदंत हो जाएगा। छठा है भाव या अर्थ। हिंदी भाव या अर्थ के 5 भेद हैं: निश्चयार्थ, संभावनार्थ, आज्ञार्थ, संदिग्धार्थ और संकेतार्थ। ठीक है, निश्चयार्थ की बात में प्रश्न, वर्णन, निषेध आदि होते हैं, जैसे कि क्या लिखोगे, लिखता है, नहीं लिखेगा इत्यादि होता है। इस तरीके से इसमें निश्चयार्थ का बोध होता है। आज्ञार्थ में आदेश होता है, जैसे कि पढ़, पढ़ो, पढ़िए, पढ़िएगा, मत पढ़ो। इसमें देखिए आदेश एक प्रकार का दिया जा रहा है तो क्रिया से पता चल रहा है, तो यहाँ पे आज्ञार्थ हो जाएगा। ठीक है, संभावनार्थ में क्रिया की संभावना का बोध होता है, जैसे कि यदि मैं काम करता, ठीक है, यहाँ पे संभावना व्यक्त किया जा रही है, मैं काम करता रहूँ, मैंने पढ़ा हो, तो इस तरीके से यहाँ पे संभावनार्थ क्रिया के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, संकेतार्थ में शर्त का बोध होता है, जैसे कि यदि मैं लिखता या लिखता होता। संकेतार्थ क्रिया के रहते वाक्य जो है सरल नहीं मिश्र ही होता है। ठीक है, तो जहाँ भी आपको यदि मैं लिखता या लिखता हो इस तरीके से लिखा हो तो वहाँ पे वाक्य मिश्र हो जाएगा और संकेतार्थ क्रिया बोध कराएगी। संदिग्धार्थ
में क्रिया का अनिश्चय व्यक्त होता है, जैसे कि वह पढ़ता होगा, तो यानी संदिग्ध की भावना है, यानी कि पता नहीं है क्या करता होगा, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका बोध हो जाएगा। सातवां है काल। काल की बात करें तो क्रिया के घटित होने का समय का बोध क्रिया के काल के रूप से होता है, जैसे कि हिंदी में काल के 3 भेद हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य, परंतु काल और भाव अर्थ से मिलकर इनके कई भेद बनते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए वर्तमान काल के 3 रूप हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो सामान्य वर्तमान है, जैसे कि मैं सुनता हूँ। संदिग्ध वर्तमान है दूसरा, मोह लिखता होगा। और संभाव्य वर्तमान है, वो गाता हो। इस तरीके से इसके 3 वर्तमान काल के 3 रूप होते हैं। ठीक है, भूतकाल के 9 रूप हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। भूतकाल के 9 रूप हैं, इसमें कौन कौन से रूप हैं? तो सामान्य भूत यानी कि जैसे कि मैं पढ़ा, नेमी भूत यानी कि मैं पढ़ता था, आसन्न भूत यानी कि उसने अभी अभी पढ़ा, यानी कि अभी अभी काम खत्म करके बैठा हुआ। ठीक है, यानी कि अभी पढ़ के काम खत्म किया। ठीक है, इसके बाद पूर्ण भूत यानी कि मैं पढ़ा था, संदिग्ध भूत यानी कि संदिग्ध होगा मामला कि वो पढ़ा होगा, हेतु हेतु मध्य भूत यानी कि सामान्य संकेतार्थ यानी कि मैं पढ़ता पर, तो इस तरीके से इसमें हेतु हेतु मध्य आ जाएगा। नेमी संकेतार्थ भूत की बात करें तो सत्य की अपूर्णता के साथ आदत का भाव भी निहित होता है, जैसे कि मैं पढ़ता होता। पूर्ण संकेतार्थ भूत में लिखा उदाहरण है यदि मैं पढ़ा होता, और संभाव्य भूत में संभव होता है, यानी कि उसने पढ़ा हो। तो इस तरीके से 9 प्रकार के होते हैं। भविष्य काल में 2 रूप होते हैं, एक सामान्य भविष्य और दूसरा संभाव्य भविष्य। ठीक है, सामान्य भविष्य का उदाहरण है मैं पढ़ूंगा, संभाव्य भविष्य का उदाहरण शायद मैं पढ़ूँ। ठीक है, जहाँ संभावना व्यक्त हो वहाँ संभाव्य भविष्य हो जाएगा, भविष्यत। तो इस तरीके से अब ये हो गया। अब देखते हैं सामान्य वाक्य अशुद्धियाँ, वाक्य संशोधन और इनके बारे में। ठीक है, तो वाक्य संशोधन की बात करें तो पदों की समूह की वो इकाई जो व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण हो तथा जिसमें एक क्रिया अवश्य हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, जिसके बारे में वाक्य के शेष अंग में कुछ कहा गया हो, उद्देश्य कहा जाता है। दूसरा होता है विधेय, जो वाक्य के उद्देश्य के बारे में सूचना दे रहा हो, उसे विधेय कहा जाता है। अब उदाहरण से समझते हैं। उस व्यक्ति का कुत्ता बहुत तेज है, इसमें देखिए ये उद्देश्य हो गया उस व्यक्ति का कुत्ता, और बहुत तेज है ये हो गया आपका विधेय। ठीक है, इसके बारे में कहा जा रहा है। अब क्योंकि परिभाषा भी देखिए वाक्य के उद्देश्य के बारे में सूचना दे तो वो विधेय हो जाएगा। ठीक है, तो उसके उस व्यक्ति का कुत्ता बहुत तेज है, तो बहुत तेज विधेय हो जाएगा। इस तरीके से वाक्यों के गठन पदों से होता है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, अपव्यय, कारक इत्यादि होते हैं। वाक्य की इसी बंधी इकाई को ही पदबंध कहा जाता है। पदबंध की त्रुटि दूर करने को ही वाक्य संशोधन कहा जाता है। ठीक है, और इस तरीके से अब किताब मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वाक्यों में संशोधन निम्नलिखित प्रकारों से करते हैं। संज्ञा संबंधी अशुद्धियों का संशोधन कैसे किया जाता है? देखिए, संज्ञा संबंधी संशोधन में देखेंगे तो अशुद्ध वाक्य है, जैसे कि भारत गुलामी की दास्ता से वर्ष 1947 में मुक्त हुआ। ठीक है, अब इसमें जो है ये क्या हुआ? अशुद्ध वाक्य। ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? भारत गुलामी या फिर दास्ता से वर्ष 1947 में मुक्त हुआ, यानी कि गुलामी की दास्ता नहीं होगा यहाँ पे, यार तो गुलामी लगाएंगे या तो दास्ता लगाएंगे, कोई एक लगाएंगे। मंदिरों में भक्तों का तारतम्य बना रहा, ये अशुद्ध है। ठीक है, अब इसका शुद्ध ये है। ठीक है, मंदिरों में भक्तों का तांता बना रहा, तारतम्य नहीं होगा, तांता बना लगा रहा। ठीक है, तो इस तरीके से संज्ञा संबंधी इस तरीके से शुद्ध किया जाता है या दिखा जाता है। दूसरा है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। सर्वनाम की बात करें तो अशुद्ध वाक्य पिताजी ने मुझसे कहा, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध हो जाएगा पिताजी ने मुझे कहा, मुझसे नहीं होगा, मुझे होगा। ठीक है, सर्वनाम इसमें से देखिए शुद्ध किया जा रहा। वह बच्चा सोता रहा क्योंकि इसको किसी ने जगाया नहीं, यह है अशुद्ध। इसका शुद्ध होगा वह बच्चा सोता रहा क्योंकि उसको किसी ने जगाया नहीं। अगर यहाँ पे वो है तो यहाँ पे उसको हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये होता तो यहाँ पे इसको होता, जैसे कि यहाँ पे इसको लगा तो यहाँ पे ये होना चाहिए, ये। इस तरीके से दोनों का मिसमैच करके बनाएगा, तो इस तरीके से इसका शुद्ध किया जाता है सर्वनाम को करके। अगला है विशेषण संबंधी शुद्धियाँ। तो देखिए अशुद्ध वाक आकाश में दीर्घकाय बादल दिखाई दिया, गलत है। आकाश में एक विशाल काय बादल दिखाई दिया, इसमें देखिए विशेषण को शुद्ध किया गया। यहाँ पे दीर्घकाय, यहाँ पे विशाल काय। बादल जो है दीर्घकाय नहीं होता, विशाल काय होता है। ठीक है, मुगल कालीन समय में लोग दुखी थे, ये गलत है। मुगल काल में लोग दुखी थे, क्योंकि मुगल काल का मतलब ही हो गया कि मुगल के समय। अब यहाँ मुगल कालीन समय भी लगा दो, मुगल कालीन लगा दो, दोनों तो विशेषण इस तरीके लगाओगे तो गलत हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा मुगल काल में लोग दुखी। अगला है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, इसमें है अशुद्ध वाक्य। तो अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, अशुद्ध वाक्य। ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य होगा अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका शुद्ध वाक्य बनाते हैं। अगला, हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, ये भी अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र भेंट किया। ठीक है, यहाँ प्रदान नहीं किया जाता, अभिनंदन पत्र जो होता है वो भेंट किया जाता है। आगे देखते हैं तो कारक संबंधी अशुद्धियाँ आती हैं। कारक संबंधी अशुद्धियों की बात करें तो उसमें है अशुद्ध वाक्य कि वो आज ठेला वाले से सब्जी खरीदा। ठीक है, अब इसका शुद्ध वाक्य होगा उसने आज ठेले वाले से सब्जी खरीदी। इस तरीके से इसमें कारक से संबंधित शुद्ध वाक्य जो है वो की जगह पे उसने होगा, ठेला वाले की जगह से ठेले वाले। ठीक है, तो कारक यहाँ बदला गया तो यहाँ पर जो है खरीदी जो है खरीदा की जगह पे खरीदी हो जाएगा।
अगला है ममता ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। गलत है, ममता ने अपनी सहेली को उपहार दिया, के लिए नहीं होता इसमें। देखिए अब ये के लिए जो है कारक है एक प्रकार का, तो यहाँ कारक संबंधी अशुद्धि है, तो यहाँ पे के की जगह पे को प्रयोग करना उचित होगा। नेक्स्ट है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य जैसे कि दही खट्टी है, ठीक है, तो ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा दही खट्टा है। दही जो होता है वो पुल्लिंग होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है अच्छा भोजन आनंद की वस्तु होती है, ठीक है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा अच्छा भोजन आनंद की वस्तु होता है, ना कि होती है, ठीक है। भोजन जो होता है वो भी पुल्लिंग में आता है, इसलिए यहाँ पे होती की है की जगह पे होता है लगेगा। अगले अशुद्धि है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए उदाहरण के द्वारा इसको समझ सकते हैं। अशुद्ध वाक्य जैसे मेरा की घड़ी में अभी 3 बजा है, ठीक है, ये अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा मीरा की घड़ी में अभी 3 बजे, ठीक है। अगर टाइम की बात करेंगे तो वहाँ पे बजा नहीं होगा, वहाँ पे बजे हैं लगता है, ये वचन संबंधी होगा, ठीक है। मैं अपने गुरु का दर्शन किया, ये भी अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य होगा मैंने अपने गुरु के दर्शन किए, ठीक है। यहाँ पे मैं की जगह पे मैंने हो जाएगा। इस तरीके से इसमें भी इस प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है। अगली अशुद्धि है अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए जयशंकर प्रसाद पर्याप्त मात्रा में काव्य कहानियाँ लिखे, ये अशुद्ध है, इसका पूर्ण रूप से शुद्ध रूप होगा जयशंकर प्रसाद ने पर्याप्त संख्या में काव्य एवं कहानियाँ लिखा है, ठीक है। इस तरीके से इसका पूर्ण शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद देखिए यहाँ पे ने नहीं लगा, ने लगेगा, ठीक है। इसके बाद काव्य कहानियाँ लिखे नहीं, यहाँ पे काव्य एवं कहानियाँ लिखा है, इस तरीके से। अगला है ये अव्यय संबंधी अशुद्धि होगा, ठीक है। अब तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा, सॉरी, तो यहाँ पे देखिए इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा जब तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा, ठीक, अब नहीं होगा, जब तुम पढ़ोगे तो मैं होगा, तो ये अव्यय है, अब जब, तो इस तरीके से इसका जो है शुद्ध वाक्य करके इस तरीके बनाया जाता है। अब देखते हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य देखते हैं तो वृद्धों की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, गलत है, इसका जो है सही वाक्य हो जाएगा वर्तनी शुश्रूषा, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ यही इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वर्तनी जो है गलत की दर दे दिया जाए और उसमें अशुद्ध पूछा जाए शुद्ध क्या है। देखिए यहाँ मीठे पानी का कुआं है, कुआं देखिए अशुद्ध रूप में लिखा है, इसका शुद्ध रूप होगा इस तरीके से कुआं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला है वाक्य संशोधन रूपांतरण। इसमें देखिए सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, तो सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे रूपांतरित करेंगे। देखिए सरल वाक्य क्या है, अभ्यर्थी कड़ी मेहनत करके मेहनत के बावजूद सफल ना हो सका, ये है जो है सरल वाक्य, ठीक है। इसको अगर हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो इसका हो जाएगा अभ्यर्थी ने कड़ी मेहनत की परंतु वो सफल ना हो सका, ठीक है, यहाँ पे परंतु लग जाएगा, तो एक तरीके से सफल वाक्य का दर्शाता है। अगला है चोर दंड से बचने के लिए भाग गया, ये एक सरल वाक्य, ठीक है। इसका संयुक्त वाक्य अगर बनाएंगे तो चोर दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसलिए लग गया, तो इसलिए परंतु जहाँ लग जाएगा वहाँ वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि ये शब्द संयुक्त शब्द कहे जाते हैं, इसलिए और तथा परंतु, ठीक है। मैं परीक्षा में पास हो गया, ये एक सरल वाक्य है, जबकि इसका संयुक्त वाक्य होगा मैंने परीक्षा दी और पास हो गया, तो संयुक्त वाक्य इस तरीके से बनाते हैं। अब देखिए सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाते हैं, तो वह छोटी लड़की एक सरल वाक्य है, इसका मिश्र वाक्य हो जाएगा वह जो लड़की है छोटी है, ठीक है। दूसरा है आपकी आज्ञा से मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब इसका सरल मिश्र वाक्य की बात करें तो यदि आप आज्ञा दें तो मैं पढ़ूँ, ठीक है। दोनों की अर्थ समान है, लेकिन ये जो है सरल वाक्य है और ये एक तरीके से इसका मिश्र वाक्य बनाया गया, ठीक है। अगला है मुझे उस चपरासी की ईमानदारी पर संदेह है। अब देखिए इसका मिश्र वाक्य बनाएंगे कि मुझे संदेह है कि वो चपरासी ईमानदार है, ठीक है। आगे देखते हैं मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मुझे विश्वास है कि दोस्त तुम्हारा, ये हो गया मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य की बात करें तो दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है, इस तरीके से संयुक्त वाक्य बन गया। अगला है राम को वह पुस्तक मिल गई है जो खो गई थी, ये हो गया मिश्र वाक्य। इसका सरल वाक्य सॉरी संयुक्त वाक्य की बात करें तो वह पुस्तक खो गई थी परंतु राम को मिल गई है, ठीक है। इस तरीके से इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य क्या बात है, तो आर्यभट्ट प्रमाणित कर सकते थे कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। की और जो और कामा लग के अगर लिखा है तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, ठीक है। और संयुक्त वाक्य में और तथा परंतु ये सब लगा है तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य, जैसे कि पृथ्वी गोल है और आर्यभट्ट इसे प्रमाणित कर सकते थे, तो ये इस वाक्य का सरल वाक्य संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। अगली अशुद्धि आती है संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है। अब देखिए अशुद्ध वाक्य की बात करें तो महात्मा गांधी देश संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, ठीक है। इसका शुद्ध वाक्य होगा महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, ठीक है। यहाँ पे संदेशों नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा संदेश। अब देखिए संज्ञा संबंधी इसमें अशुद्धि इस तरीके से पूछी जाती है। अगला देखते तो मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, ठीक है, ये गलत है। इसमें क्या होगा मैं तुमसे रविवार को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब रविवार लिखा है तो के दिन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दोनों का सेम ही मतलब होता है, तो यहाँ पे मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। अगला शुद्ध वाक्य है कि तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे, ठीक है। तो इसमें देखिए तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे, ये इसका शुद्ध वाक्य, दिन लगाना बेकार है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हम शुद्ध वाक्य बनाते हैं। भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ। अब देखिए इसमें गुलामी की दास्ता, तो यहाँ पे ही देखिए अशुद्ध लग रहा है। भारत इसका शुद्ध वाक्य होगा भारत गुलामी या फिर दास्ता से मुक्त हुआ, यानी कि या तो गुलामी लिख दो या तो दास्ता, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये शुद्ध वाक्य बनाते हैं।
अगला है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें देखिए अशुद्ध वाक्य की बात करें तो मैं तेरे को बता दूंगा, ठीक है। अब इसमें देखिए अशुद्ध जो है वो सर्वनाम है, ठीक है। इसका शुद्ध होगा मैं तुझे बता दूंगा, ठीक है। मैं तेरे को नहीं होगा, मैं तुझे बता दूंगा। इसके बाद अशुद्ध वाक्य की बात करें तो पिताजी ने मुझे कहा, ये अशुद्ध वाक्य है। इसका क्या शुद्ध होगा, पिताजी ने मुझसे कहा, ठीक है। देखिए सर्वनाम संबंधी से मुझे, मुझसे, तेरे, मुझे, इस तरीके के जो अशुद्धियाँ होती हैं सर्वनाम से संबंधित। उसने घर जाना, उसने जल्दी घर जाना था, ये देखिए उसने ये भी अशुद्ध वाक्य है। उसने नहीं होगा, उसे जल्दी घर जाना था, ठीक है। अगला है यह लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ये भी अशुद्ध है। इसका हो जाएगा शुद्ध वाक्य ये लोग। यहाँ पे यह नहीं होगा, यह तो एक वचन है, ठीक है। लेकिन इसमें कहाँ जा रहे हैं यानी लोग लगा, यानी कि बहुत सारे लोग होंगे, तो यहाँ पे यह की जगह ये लगेगा, ठीक है। ये लोग कहाँ जा रहे हैं। दही में कौन पड़ा है, ये गलत है। दही में क्या पड़ा है, ये होगा, ठीक है। कौन नहीं होगा, क्या होगा। इस तरीके से सर्वनाम में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। अब देखते हैं विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य भक्त युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है, इस ये अशुद्ध है, ठीक है। अब देखिए इसका सही कहा है, भक्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है। यहाँ भक्त युग का काल नहीं होगा, यहाँ पे होगा भक्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य देखते हैं मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। देखिए तो इसमें अब देखेंगे विशेषण क्या है, तो ये है, ठीक है। तो मौर्यकालीन समय, या तो मौर्यकालीन लिख दो या तो फिर समय लिख दो, एक दोनों का एक ही मतलब है। तो समय यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा मौर्य काल में लोग सुखी थे, यानी कि मौर्य काल मतलब हो गया कि मौर्यकालीन के समय, ठीक है, मौर्य के समय। इस तरीके से क्या कहते हैं कि विशेषण में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि अगला एग्जाम्पल है रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं, ठीक है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा कढ़ाई के लिए रेशमी धागे उत्तम होते हैं, ठीक है। इस तरीके से उल्टा या सीधा इस तरीके से अरेंज करके भी पूछा जाता है। अगला अशुद्ध वाक्य आकाश में दीर्घकाय बादल दिखाई दिया, गलत है। दीर्घकाय बादल नहीं होता है, आकाश में एक विशाल काय बादल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका शुद्ध रूप हो जाएगा दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। इसका शुद्ध रूप होगा दादाजी की बीमारी चिंताजनक होगी, ठीक है, नाट्य चिंतनीय। इस तरीके से इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। अब अगला है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। क्रिया संबंधी अशुद्धियों को देखते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है, गलत है। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण है, ठीक है। लिखा गया है, इसका लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें विद्वतापूर्ण में ही ये समाहित है। या फिर यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया है, ठीक है। इस तरीके से भी इसका शुद्ध वाक्य बनाया जा सकता है। आगे है राजा के दो पुत्रों और दो पुत्रियां। राजा के दो पुत्र और दो पुत्रियां थे, ठीक है। इसमें देखिए क्रिया संबंधी देख लेते हैं। तो राजा के दो पुत्र और दो पुत्रियां थी, यहाँ पे थे नहीं होगा, थी होगा, क्योंकि क्रिया जस्ट उसके नज़दीक जो शब्द होता है उसी के अनुसार जो है लगता है, ना कि उसके इस तरीके से, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला है अशुद्ध वाक्य खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, नॉट विस्मय हो गया, ठीक है। अगला है यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, यह शुद्ध है। इसका शुद्ध होगा यहाँ अशोभनीय वातावरण है, इसमें उपस्थित समाहित है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका शुद्ध ये हो जाएगा। उसने मेरा गाना और घर देखा, गलत। वो इस तरीके से इसमें देख क्रिया संबंधी अशुद्धि है, इसमें हो जाएगा इसका आंसर उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, ठीक है। गाना सुना जाता है, घर को देखा जाता है, दोनों को एक में मिलाकर नहीं लिखेंगे। अब देखिए संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के विभक्ति रूप में संबंधी अशुद्धियाँ देखते हैं। तो अशुद्ध है बिना अच्छा वेतन के काम नहीं होगा, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखिए अच्छा वेतन होगा, अच्छे वेतन होगा, तो इसका आंसर इस तरीके से जो है शुद्ध बनाया जाता है, विशेषण संबंधी शुद्ध है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं तो भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, गलत। यहाँ पे भारत के भूगोल ने भारत का भूगोल की एक प्रत खरीदनी है, इस तरीके से इसका, क्योंकि भारत एक है, भारत के भूगोल क्या है, ठीक है। तुम सबों ने मामला बिगाड़ दिया, ये गलत है। यहाँ पे सबों नहीं होगा, यहाँ पे सबने होगा, तुम सबने मामला बिगाड़ दिया है, तो इस तरीके से शुद्ध बनाया था। अब सामान्य वाक्य अशुद्धियों की बात कर लेते हैं। तो मेरे घर में केवल मात्र एक चारपाई है, देखिए केवल लगाई या फिर मात्र लगाई, दोनों का एक ही अर्थ निकलता है। अगर दोनों लगाए तो ये गलत हो जाएगा। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मेरे घर में केवल या फिर मात्र एक चारपाई है, ठीक है। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अब ये भी गलत है कि तो सप्रमाण लगाओ या तो फिर साहित्य लगाओ, तो इसका शुद्ध हो जाएगा प्रमाण सहित या फिर सप्रमाण, उत्तर दीजिए। सप्रमाण माने ही हो गया प्रमाण सहित। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान एक जीवंत कवि थी, ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है फीमेल है, और फीमेल के लिए कवि नहीं कवियत्री इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरीके से इसका हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो जो है बड़ी जीवंत कवियत्री थी, ठीक है। तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा, इसमें देखिए भी गलत है, तब शायद यह काम हो जाए, ठीक है। तब या फिर तब यह काम अवश्य हो जाएगा, इस तरीके से इसका शुद्ध वाक्य बनाते हैं। अब लिंग क्या होता है, देखिए जिस संज्ञा के जिस रूप से जिस विशेषता से उसके नर यानी कि मेल और फीमेल होने का बोध होता है उस विशेषता को लिंग कहा जाता है। हिंदी भाषा में दो लिंग है, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, ठीक है। पुल्लिंग की बात करें तो जिस संज्ञा शब्द से उसके नर यानी कि मेल होने की जाति का होने का ज्ञान होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे आलोक गाना गाता है, इस वाक्य में आलोक लड़का है और वो मेल जाति का बोधक के कारण पुल्लिंग है, ठीक है। अगला देखते हैं तो दूसरा है स्त्रीलिंग, इंपॉर्टेंट। जिस संज्ञा शब्द से उसके फीमेल होने का या फिर स्त्री जात होने का ज्ञान होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे कि जरीना सोती है, इस वाक्य में जरीना जो है एक लड़की या औरत है और वो स्त्री जाति का बोधक होने के कारण स्त्रीलिंग है। अब आगे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए जा रहे हैं, जैसे कि नर का स्त्रीलिंग क्या होगा, नारी होगा, ठीक है। बेटा का स्त्रीलिंग बेटी होगा या फिर बिटिया होगा। पिता का स्त्रीलिंग माता, पुत्र का स्त्रीलिंग पुत्री, नाती का नातिन, पौत्र का पौत्री,
आगे चाचा का स्त्रीलिंग चाची, भैंसा का भैंस, बैल का गाय, बैकरा का बकरी, ऊँट का ऊँटनी, पंडित का पंडिताइन, ठीक है। इसके बाद लोहार का जो है लोहारिन, सोनार का सुनारिन, नाई का नाउन, धोबी का धोबिन, गधा का गधी, ठीक है। हाथी का जो है स्त्रीलिंग होता है हथनी, ससुर का सास, जाट का जाटनी, मेंढक का मेंढकी, हिरन का हिरनी, भांजा का भांजी होता है, ठीक है। भतीजा का स्त्रीलिंग हो जाएगा भतीजी, ठीक है। जीजा का जीजी, ठग का ठगनी, नंदोई का हो जाएगा ननद, ठीक है। प्रेत का प्रेतनी, महाराजा का महारानी, सरदार का सरदारनी, जमादार का जमादारनी, ठीक है। हंस का हंसनी या हंसी, रीछ का रीछनी, जादूगर का जादूगरनी, कुत्ता का कुतिया, गुड्डा का गुड़िया। आगे है बंदर, बंदर का बंदरिया हो जाएगा, चूहा का चूहिया, बूढ़ा का बुढ़िया, ठीक है। अब कुछ अशुद्धियाँ इनसे संबंधित देख लेते हैं जो पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो देखिए, बेटी पराये घर का धन होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिंग संबंधी शुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे बेटी लगा है तो बेटी स्त्रीलिंग है, इसलिए बेटी पराये घर की धन होती है हो जाएगा, ठीक है। ये शुद्ध रूप में। ताजमहल की सुंदर सौंदर्य जो है अनुपम है, ये गलत है। ताजमहल का सौंदर्य होगा, ठीक है, क्योंकि ताजमहल पुल्लिंग में डिनोट किया जाता है। अगला है हमारी प्रदेश की जनता शांत है, ठीक है। तो ये देखिए हमारी प्रदेश नहीं, हमारे प्रदेश की जनता होगी, हमारी प्रदेश की जनता शांत है। नेक्स्ट है वचन, वचन के बारे में जान लेते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप या उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। वचन का प्रभाव संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण पर पड़ता है, ठीक है। वचन भी दो रूप में होते हैं, दो प्रकार होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन की बात करें तो जिस शब्द के जिस रूप से केवल एक वस्तु या व्यक्ति का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कि लड़का गाता है, लड़की पढ़ती है, शेर दहाड़ता इत्यादि सारे एक वचन के उदाहरण हैं, ठीक है। आगे बहुवचन, बहुवचन जो है जिस शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु का या व्यक्ति का ज्ञान हो उसे वह बहुवचन कहते हैं, जैसे कि लड़के गाते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, शेर दहाड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक का अधिक ज्ञान हो रहा है तो यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। हिंदी में कुछ शब्द बहुवचन की तरह प्रयुक्त होते हैं लेकिन वे होते हैं एक वचन। आदर्श सूचक बहुवचन ऐसा ही होता है जो एक व्यक्ति के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि गुरुजी अभी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर गुरुजी एक वचन में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। आगे हिंदी में कभी कभी एक अलग शब्द लगाकर उस शब्द की पुनरावृत्ति करके भी बहुवचन बनाया जाता है। अब इनसे संबंधित कुछ बहुवचन संबंधी अशुद्धियाँ देख लेते हैं। जैसे मेरी घड़ी में अभी 3 बजा है, देखिए यहाँ पे वचन संबंधी से देखा जाए तो टाइम जो है वो बजे हैं के हिसाब से बताया जाता है, यानी कि मेरी घड़ी में अभी 3 बजे हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशुद्ध भाग देखिए, उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, ठीक है, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, नाट बह रहा था, ठीक है। अगला है हमारा संपर्क जो है अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है। इसका जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है, अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। मैंने गुरु का दर्शन किया, गलत, गुरु के दर्शन किया था, गुरु के दर्शन किया, गुरु का दर्शन गलत हो जाएगा, मैंने गुरु के दर्शन किए, ठीक है। वहाँ सब श्रेणी के लोग उपस्थित हैं, गलत, वहाँ सभी श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं, इसका शुद्ध रूप इस तरीके से हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे कारक की, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कारक जो है संज्ञा, सर्वनाम की क्रिया, विशेषण आदि के साथ संबंध निर्धारित करने वाले तत्व को कारक कहते हैं, तथा संबंध स्थापित करने वाले शब्दांश या शब्द को कारक चिन्ह कहा जाता है या फिर इसे परसर्ग भी कहा जाता है। विद्यार्थी को उसकी कॉपी में 70 अंक दिए, ठीक है। इस वाक्य में ने, को और में कारक चिन्ह है तथा ये शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षक और कॉपी, शिक्षक और अंक तथा शिक्षक और दिए क्रिया के संबंध निर्धारित करते हैं। अब हिंदी में कारक जो है 8 कारक है और इनके चिन्ह देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह या विभक्ति या परसक ने होता है। कर्म कारक का चिन्ह या विभक्ति या परसक जो है को होता है, जैसे कि इसको एक लाइन में याद करता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के कारण संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव होने की या दूरी होने की स्थिति में इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। संबंध में का की के रा री रे, अधिकरण में पर के नीचे के ऊपर भीतर विषय, ये सारे इस तरीके से। और संबोधन में होता है हे, अरे, ए, ओ, हाय, मतलब जहाँ संबोधन किया जाए वहाँ इस तरीके से संबोधन कारक हो जाएगा। अब एक एक करके देखते हैं। कर्ता कारक की बात करें तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का ज्ञान होता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। इसके चिन्ह यानी कि जीरो और ने है, ठीक है। जैसे ममता ने गाना गाया, आलोक पढ़ता है, गाय चरती है, ठीक है। अब इसमें आलोक पढ़ता, गाय चरती है, मतलब इसमें ने नहीं लगा लेकिन इसमें ने विलोप है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो कारक देखेंगे तो इसमें कारक कर्ता कारक हो जाएगा। अब तीनों वाक्यों में ममता, आलोक, गाय कर्ता कारक है क्योंकि इनके द्वारा क्रमशः गाने, पढ़ने और चरने की क्रिया करने वाले का ज्ञान हो रहा है। पहले वाक्य में ने और दूसरे तथा तीसरे वाक्य में जीरो यानी कि शून्य का कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कर्म कारक की बात करें संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक के चिन्ह या परसक की बात करें तो जीरो और को है, ठीक है। जैसे आलोक ने ममता को सिखाया, बालक ने गाय को देखा, ठीक है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, असनी घर जा रहा है। तो इस तरीके से ये कर्म कारक यहाँ पे को लगा हुआ है, कर्म कारक हो जाएगा। जैसे पहले 3 के वाक्यों को कर्म कारक का प्रयोग किया गया और अंतिम में शून्य कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। अब जैसे कहना और पूछना,
क्रिया के साथ कर्म कारक के रूप में से का प्रयोग होता है, को का नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका अपवाद है, विशेष जानते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्म कारक का। शिक्षक ने विद्यार्थी से पूछा, ठीक है, और प्रियंका ने आलोक से कहा, यानी अगर कहना और पूछना अगर लगता है तो वहाँ पे कर्म कारक से हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना की बात है। अब जैसे कि अगला है करण कारक, जिसके द्वारा या जिस साधन से कोई क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इस कारक के चिन्ह से या के द्वारा या फिर के लिए होता है। जैसे कि राम ने कलम से पत्र लिखा, ठीक है, पर पत्र को लड़के के द्वारा भेजा गया, पत्र अध्यापक के लिए लिखा गया था। तो इस तरीके से इसमें देखिए से, के द्वारा, के लिए, सारे जो है करण कारक के उदाहरण हैं। आगे संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है या कुछ दिया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। इसका कारक चिन्ह परसर्ग के लिए है होता है, ठीक है, संप्रदान के लिए। इसमें कभी कभी को का भी प्रयोग किया जाता है, किंतु तब उसका अर्थ के लिए ही होता है। जैसे दीपक अजय के लिए पुस्तक खरीदता है, बच्चे खेलने के लिए पार्क गए हैं, सेंटा क्लॉज लोगों को उपहार देता है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। तो यहाँ पे के लिए ही है, ठीक है। इन तीनों वाक्यों में अजय के लिए, खेलने के लिए और लोगों को संप्रदान कारक डिनोट होता है। अगला कारक है अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु के अलग होने का ज्ञान या अलगाव का बोध हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे करण कारक की तरह अपादान कारक का चिन्ह भी से है, लेकिन यहाँ अलग होने की अर्थ में होगा जैसे, परंतु करण कारक में ये जहाँ सहायता के अर्थ में प्रयुक्त होता है वहीं अपादान कारक में ये अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। अब उदाहरण देखते हैं, पेड़ से फल गिरता है, ठीक है, तो फल गिर रहा है ना, गिर रहा है यानी कि पेड़ से अलग हो रहा है फल, तो इस तरीके से यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं या पेड़ से फल गिरता है तो यहाँ पे अपादान से, तब इस तरीके से अपादान की स्थिति में आएगा। जैसे कि हिमालय से सिंधु नदी निकलती है, यहाँ पे सिंधु नदी निकल रही है यानी हिमालय से अलग हो रही है, तो इस तरीके से यहाँ पे अपादान कारक होगा, ठीक है। अगर ये अलग नहीं होती तो यहाँ पे संप्रदान कारक होता। इस तरीके से अपादान और संप्रदान में आपको डिफरेंस जानना है। नेक्स्ट संबंध कारक, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से ज्ञात होता है उसे संबंध, माने इसमें संबंध दर्शाता है। अब चिन्ह इसका का, की, रे, रा, री, रे आदि होता है। अब इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। आलोक का घर पहाड़ी पर है, ठीक है, अगर संबंध दिखा रहा है तो पूर्णिमा की किताब डेस्क पर है, पक्षियों के घोंसले पेड़ पर, तो इस तरीके से इसमें संबंध दिखा रहा है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक, क्रिया के आधार पर ज्ञान कराने वाले संज्ञा सर्वनाम के रूप अधिकरण कारक कहलाते हैं। इसके कारक चिन्ह में, पर, विषय में, के नीचे, के ऊपर, के भीतर, के बाहर आदि होते हैं। जैसे कि घोंसले में अंडे हैं, घर पर बच्चे हैं, ठीक है, सड़क पर रिक्शा, इस तरीके से अधिकरण कारक के जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु को पुकारने और सावधान करने का बोध होता है वहाँ पे संबोधन कारक होता है। इसका संबंध ना क्रिया से ना किसी दूसरे शब्द से होता है। यह वाक्य से अलग होता है लेकिन यह संज्ञा की ध्वनि रचना को बदल देता है। सामान्यतः इसका कोई कारक चिन्ह नहीं है। जैसे लड़का का लड़के, भाइयों, बच्चों, खबरदार, सावधान, सालू, देखो कितनी स्वच्छ नदी है, तो इस तरीके से संबंध कारक की पहचान करा जाता है। अब कुछ कर्ता कारक संबंधी अशुद्धियों की बात करें तो मैंने क्या करना है, गलत है। इसका हो जाएगा मुझे, मैंने नहीं होता, मुझे क्या करना, ठीक है। असम की दानादार चाय प्रसिद्ध है, गलत है। यहाँ पे होगा असम की दानेदार चाय प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, गलत है। मैंने, यहाँ पे मैं की जगह पे मैंने होगा, मैंने सारी, तो कर्ता संबंधी होगी। अब आगे है कुछ कर्म कारक संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे कि इस पाठ को पढ़ो, गलत है, यह पाठ पढ़ो, इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तुमको इस पाठ को पढ़ना, ये भी गलत है। तुम्हें यह पाठ पढ़ना, इसका आंसर ये होगा। मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, ये गलत है। मुझे बहुत सी पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, इसका इस तरीके से शुद्ध वाक्य हो जाएगा। करण कारक संबंधी अशुद्धियों की बात करें तो वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। वो बस से यात्रा कर रहा है, के साथ नहीं होता इसमें, तो इसलिए कि करण कारक के संबंधी से यह अशुद्धि है। बिहारी सत सही की हस्त से लिखित प्रति सुरक्षित है, गलत है। इसमें इसका हो जाएगा बिहारी सत सही की हस्त लिखित प्रति सुरक्षित है, ना कि प्रति सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धियां हैं, जैसे कि सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, गलत हो जाएगा। यहाँ पे संप्रदान सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, नाट्य के लिए लगेगा, तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, ये गलत है। पंडित जी ने भक्तों को कथा के लिए कथा नहीं सुनाया, भक्तों को कथा सुनाया जाता है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा भक्तों को कथा सुनाई। अब कुछ अपादान संबंधी देख लेते हैं, तो उन सभी में मैं ही पहले पहुंचा, ये गलत है। इसका हो जाएगा आंसर उन सभी में से मैं ही पहले पहुंचा, ये हो जाएगा अपादान कारक, ठीक है, की शुद्धि। वो शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, ये भी गलत है। इसका हो जाएगा वो शहर का कपड़ा नहीं होता, शहर से कपड़े लाकर बेचता है, तो इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। अब संबंध कारक संबंधी अशुद्धियों की बात करें तो तुमको यहाँ क्या काम है, गलत है। तुमका यहाँ क्या काम है, गलत है। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा यहाँ क्या काम है, ठीक है। जैसे कि अगला अशुद्ध वाक्य है कि यहाँ यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, ये गलत है। इसका हो जाएगा यह कुआं कैसे सूख गया। कुआं जो होता है बेसिकली पानी का ही होता है, तो पानी का कुआं कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से इसमें जो है संबंध कारक संबंधी अशुद्धि है।
अपना पराया की भावना, गलत, अपने पराया की भावना होगा इसका, ये इस तरीके से अगर लिखा तो गलत हो जाएगा। अगला है कुछ अधिकरण कारक संबंध देख लेते हैं। तो लड़का शहर से अपने गांव में चला गया, गलत है, इसका शुद्ध होगा लड़का शहर से अपने गांव चला गया, गांव में नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अधिकरण कारक संबंधी शुद्धि। कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर गांव चले गए, गलत है, कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर गांव में चले गए, ठीक है, गांव चले नहीं गांव में चले गए। इस तरीके से इसका शुद्ध वाक्य यह हो जाएगा। 12 बजने को 10 मिनट है, गलत है, इसका हो जाएगा 12 बजने में 10 मिनट है, नाट को यहाँ पे में लगेगा, 12 बजने में 10 मिनट है। 8 आज बजट के ऊपर बहस होगी, गलत, बजट के ऊपर नहीं बजट पर बहस होगी, तो आंसर इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा आज बजट पर बहस होगी। अब कुछ संबोधन कारक संबंधी अशुद्धियों की बात करें, जैसे गांधी जी अंतिम समय में राम कहा, यह गलत है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता। गांधी जी ने अंतिम समय में हे राम कहा था, इस तरीके से इसका आंसर शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला है खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, ये भी गलत है, इसको लिखा जाता है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। अब इसमें देखिए संबोधन कारक में गलत है, खग मृग कर मधुकर श्रेणी नहीं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, मतलब हे लगाया जाता है, संबोधन कारक का शुद्धि आ गई, तो इस तरीके से इसका शुद्ध रूप होगा। अब हम बात करेंगे अपव्यय के बारे में। अपव्यय क्या होता है, तो जिन संबंधों पर लिंग वचन कारक आदि का व्याकरणिक कोटियों का प्रभाव नहीं पड़ता उसे अविकारी या अव्यय कहते हैं। जैसे कि मैं भी वहाँ जाऊँगा, यहाँ पे मैं और वहाँ दोनों अपव्यय हैं, ठीक है। आगे है अभिकारी शब्दों का निम्नलिखित भेद हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, सकारात्मक नकारात्मक अव्यय, परसर्ग यानी कि संबंध बोधक और निपात। पहला देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कि रवि वहाँ सोता है, अब वह ध्यान से पढ़ता है, इन वाक्यों में वहाँ और ध्यान से दोनों क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार हैं, एक पहला स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा रीतवाचक और चौथा परिमाणवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से स्थिति और दशा का ज्ञान होता है, जैसे कि पास, दूर, भीतर, अंदर, ऊपर, नीचे, इधर उधर, ये सारे सब क्रिया विशेषण अपव्यय हैं, ठीक है। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तो इसके क्या क्रिया के घटित होने के काल का पता, यानी कि समय का पता चलता है, जैसे कि अभी, तभी, आज, कल, परसों, शीघ्र, बाद, पहले, सवेरे, दिन में, तत्काल, अब, तब, रात भर, बार बार इत्यादि, ठीक है। इसके बाद रीतवाचक क्रिया विशेषण की बात करें तो क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, कारण, निषेध इत्यादि का ज्ञान होता है, जैसे कि ऐसे, अवश्य, वैसे, कदाचित, हाँ, क्यों, ठीक इत्यादि सारे रीतवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की क्रिया के परिमाण का बोध होता है, इसके 5 प्रकार है। अधिकता बोधक जिसमें अधिक, बहुत, खूब, अतिशय, अत्यधिक इत्यादि आते हैं। न्यूनता बोधक जिसमें कम, जरा, थोड़ा, अत्यल्प, किंचित, कुछ इत्यादि आते हैं। इसके बाद पर्याप्त बोधक जिसमें बस, केवल, यथेष्ट, पर्याप्त, काफ़ी इत्यादि आते हैं। तुलना बोधक जिसमें जितना, कितना, बढ़कर, इतना, उतना इत्यादि आते हैं। श्रेणी बोधक में बारी बारी, एक एक, दो दो इत्यादि आते हैं, ठीक है। दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, तो जिस अपव्यय द्वारा एक पद, वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद, वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ा जाता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि कुछ है शब्द जैसे कि और, या, एवं, तथा, किंतु, परंतु, यानी संयुक्त वाक्य में जो लगता है जोड़ने के लिए 2 वाक्यों को, वही जो है समुच्चय बोधक, ये अपव्यय कहलाते हैं, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय के प्रमुख भेद हैं संयोजक, विभाजक, प्रतिषेधक, निदेशक और हेतु। संयोजक क्या है, तो जोड़ने या संयोजन का कार्य करने वाले को, जैसे कि और, योम, तथा, की, जो, मानो, जानो इत्यादि जो इसके एग्जाम्पल हैं। विभाजक में विभाजन का कार्य करते हैं, अलगाव आता है, जैसे कि या, अथवा, चाहे, डैश डैश चाहे, या डैश डैश या, न डैश डैश न, इस तरीके से आते हैं। प्रतिषेधक जो है 2 पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों के बीच विरोध व्यक्त करने वाले, जैसे कि पर, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि इत्यादि आते हैं। निर्देशक जो है निर्देशन का कार्य करने वाले, जैसे कि अर्थात, यानी, यदि, डैश डैश तो इत्यादि आते हैं। हेतुक जैसे कि कारण को स्पष्ट करने वाले, जैसे कि क्योंकि, इसलिए, फलस्वरूप, फलता, नहीं तो इत्यादि आते हैं, ठीक है। अब तीसरा हम देखेंगे विस्मयाद बोधक अपव्यय, ठीक है। इसमें देखिए आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध इत्यादि भाव को व्यक्त करने वाले शब्द को विस्मयाद बोधक अपव्यय कहते हैं, जैसे कि शाबाश, वाह, आहा, अरे, हाय, उफ, हा, छी, थू, धिक्कार, अबे, अरे, हाय रे, ये इस सारे विस्मयाद बोधक अपव्यय हो गए, ठीक है। चौथा है सकारात्मक या नकारात्मक अव्यय, जिसमें स्वीकृति या सहमति का ज्ञान कराने वाला अव्यय सकारात्मक अव्यय और अस्वीकृति या असहमति का ज्ञान कराने वाले अव्यय जो है नकारात्मक अव्यय कहलाते हैं, जैसे कि हाँ, जी, अवश्य इत्यादि सकारात्मक अव्यय है, जबकि मत, न, डश, न, हाँ, न इत्यादि नकारात्मक। इसके भी एग्जाम्पल भी सारे देखेंगे, ठीक है। संबंध बोधक या परसर्ग अव्यय की बात करें तो संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताने के लिए उनके बाद लगने वाले अव्यय संबंध बोधक या परसर्ग अव्यय कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे ने, को, से, के लिए, का, की, के, में, पर इत्यादि जो है परसर्ग अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है निपात अपव्यय। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। हिंदी में किसी पद विशेष पर जोर देने के लिए उस पद के बाद प्रयुक्त होने वाले भी अपव्यय भी हैं जिन्हें निपात अपव्यय कहा जाता है, जैसे कि भी, ही, तो, मात्र, केवल, तक इत्यादि जो है ये निपात अपव्यय कहलाते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं वाक्य के अंग। तो प्रत्येक वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, पहला कर्ता और दूसरा क्रिया। ठीक है, कर्ता के विस्तार को उद्देश्य और क्रिया के विस्तार को विधेय कहा जाता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। जैसे कि माघ मेले में स्नान करने गई बुढ़िया डुबकी लगाते ही डूब गई। अब इसमें माघ मेले में स्नान करने गई बुढ़िया ये उद्देश्य, और इसका उद्देश्य क्या है, डुबकी लगाते ही डूब गई, तो ये विधेय हो गया। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। अभी ऊपर हमने इसके बारे में देखा था पूर्ण रूप से। तो अब इसके अब देख लेते हैं परिभाषा। सरल वाक्य क्या है, तो जिस वाक्य में केवल एक ही विधेय हो वहाँ पे सरल वाक्य होता है, जैसे कि आलोक खाना बनाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गया। मिश्रित वाक्य की परिभाषा हो गई कि इसमें एक सरल उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित सरल वाक्य उपवाक्य होते हैं तथा आश्रय या आश्रित उपवाक्य के अभाव में अर्थपूर्ण नहीं होता है, तो वहाँ पे मिश्रित वाक्य होगा। जैसे कि यदि नौकरी पाया होता तो आज में यह दुर्दशा नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लिख दें यदि नौकरी पाया होता तो इसका कोई अर्थ नहीं निकले, या फिर हम लिख दें तो आज मेरी यह दुर्दशा नहीं होती, तो ये भी अर्थपूर्ण नहीं दे रहा है। इस तरीके से इसको जोड़ के डैश लगा के, कामा लगा के और तो लगा के इसको मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके से सरल वाक्य। अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की बात करें तो जब दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। यानी कि दो वाक्य मिलकर आपस में जुड़ जाएं, फिर हम, तथा, हम, और क्योंकि, परंतु, इस तरीके से करके तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाए। आलोक ने खाना बनाया, फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया और सो गया। अब ठीक है, यहाँ पे देखिए दो से अधिक वाक्य, जैसे फिर से जुड़ा, हम सब ने मिलकर खाया, आलोक ने बनाया, और इसके बाद और से जुड़ा, सो गए। तो और फिर दो शब्द है जो कि जोड़ रहा है संयुक्त दो वाक्यों, तीन वाक्यों के, इसमें तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसमें पहचानने की संयुक्त वाक्य में एक विधि है कि और, अथवा या लेकिन, किंतु, नहीं तो और परंतु, ये सारे अगर आ जाए तो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, कभी कभी ये योजक अनुपस्थित भी रहता है, तो ऐसा नहीं कि अगर नहीं है तो संयुक्त वाक्य नहीं होगा, तो ये भी ध्यान देना है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला विधानार्थक वाक्य, जैसे वाक्य क्रिया द्वारा कार्य होने की जानकारी मिलती है, जैसे कि लड़की गाना गाती है। ठीक है, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, निषेध माने निगेटिव, जिस वाक्य में क्रिया का होने का निषेध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे कि लड़की ने गाना नहीं गाया। ठीक है, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे कि रीना क्या बना रही है। पांचवा है अज्ञार्थक वाक्य, जैसे कि किसी को आदेश या आज्ञा या उपदेश देने के वाक्य को अज्ञा, जिसमें आज्ञा का, जैसे खाना बनाओ, ये आज्ञा हुआ, तो इस तरीके से अज्ञार्थक वाक्य। अगला है संदेहार्थक वाक्य, जैसे कि संदेह, संख्या, संभावना को व्यक्त करने वाले को संदेहार्थक वाक्य कहते हैं, जैसे कि शायद पुष्पा खाना बना रही होगी, तो इसका इस तरीके से हो जाएगा। अगला इच्छार्थक वाक्य, तो जिस वाक्य से इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद व्यक्त किया जाता है उसे इच्छार्थक वाक्य, जैसे चलो खाना खाएं। ठीक है, संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य से कोई संकेत या शर्त व्यक्त होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है, जैसे कि यह आदमी ठीक हो जाता तो मैं यहाँ से चला जाता। इसमें एक संकेत दिया गया कि अगर आदमी ठीक हो जाए तो हम चले जाएंगे, तो संकेतवाचक वाक्य हो गया। अगला विस्मयादि बोधक वाक्य। अब इसमें क्या है, विस्मय, हर्ष, शोक, प्रसन्नता, विषाद इत्यादि को व्यक्त करने वाले वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं, जैसे क्या वो आगरा जा रहा है, तो इसमें जो है विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे काल। तो क्या है, तो जिससे किसी कार्य व्यापार के संचालन का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इस तरीके से 3 काल हैं। अब वर्तमान काल की हम बात करेंगे। तो जब क्रिया की व्यापार की निरंतरता हो, तो वहाँ वर्तमान यानी कि कार्य क्रिया आरंभ हो चुकी हो, ठीक है, किंतु समाप्त ना हुई हो, तो वहाँ पे जो है वर्तमान काल आएगा, प्रेजेंट टेंस आएगा। ठीक है, जैसे कि वर्तमान काल के भी 5 प्रकार हैं, सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे पूछा जाता है कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। सामान्य वर्तमान की बात करें तो जब क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए तो वहाँ सामान्य वर्तमान, जैसे वो खाता है, वो पीता है, वो रोता है, वो सोता है, ये तरीके सामान्य हो गया। तत्कालिक वर्तमान की बात करें तो जब यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है तो वहाँ तात्कालिक वर्तमान होता है, जैसे कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, ठीक है, यानी विद्यालय जाने की तैयारी हो रही है, तो यहाँ पे तात्कालिक वर्तमान। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सामान्य वर्तमान में जहाँ क्रिया का प्रारंभ हो चुकने के बाद तथा पूर्ण होने के पूर्व का वर्णन होता है, नहीं है, यानी कि अगर सामान्य वर्तमान की बात करें तो हमने कोई क्रिया प्रारंभ कर दी हो और पूर्ण नहीं हुआ हो, वहाँ पे सामान्य वर्तमान आएगा। लेकिन तत्कालिक वर्तमान वो होता है कि जो होने वाला है काम, ठीक है, तो वो जो है तत्कालिक वर्तमान आएगा। तो इस तरीके से दोनों में अंतर जान सकते। अब तीसरा है पूर्ण वर्तमान। इसमें क्या है, तो जब वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने का बोध हो वहाँ पर पूर्ण वर्तमान होता है। जैसे कि महात्मा जी ने प्रवचन दिया, तो यहाँ पे देखिए महात्मा जी ने अभी प्रवचन देकर खत्म किया, तो इस तरह पूर्ण हो रही, तो यहाँ पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। अगला है चौथा संभाव्य वर्तमान। इसमें क्या होता है, वर्तमान काल में कार्य पूरा होने की संभावना रहती है, तो वहाँ संभाव्य वर्तमान होता है। ठीक है, जैसे कि पुस्तकें लिखी गई होंगी, यानी कन्फर्म नहीं है, लिख चुकी गई हैं या अभी लिखी जा रही हैं या फिर अभी बाकी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान की बात करें तो जब क्रिया होने में संदेह प्रकट हो तो वहाँ पे वर्तमान में संदेह ना हो, किंतु उसकी वर्तमान में संदेह ना हो, तो वहाँ संदिग्ध वर्तमान होता है। जैसे कि ट्रेन आती होगी, यानी ट्रेन का आना तय है लेकिन ट्रेन आ रही है या ट्रेन रुकी है, ये कन्फर्म है, तो यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान आ जाएगा। ठीक है,
अब देखते हैं भूतकाल। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस जिसको कहते हैं इंग्लिश में। जिस क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो जाए उसे वहाँ पर भूतकाल क्रिया होता है। जैसे कि वृद्ध व्यक्ति आया था, यानी यहाँ पे वृद्ध व्यक्ति आया था अभी कुछ देर पहले या जो भी हो, तो इस तरीके से इसमें कार्य जो है पूर्ण हो रहा है, समाप्ति हो रही है, तो वहाँ पे व्यक्ति जो है वृद्ध व्यक्ति इसमें भूतकाल हो जाएगा। भूतकाल के 6 प्रकार, ठीक है, वर्तमान काल के 5 प्रकार, लेकिन भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। यही सब पूछा जाएगा उसमें, जो कि आपको ध्यान देना है। सामान्य भूत, दूसरा है पूर्ण भूत, तीसरा अपूर्ण, तो चौथा आसन्न भूत, पांचवा है संदिग्ध, और इसमें होता है एक छठा हेतु मद भूत, ठीक है, ये याद रखना है। सामान्य भूत क्या, इसकी बात करते हैं तो जब भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है तो वहाँ सामान्य भूत है, जैसे बस गई, ठीक है, तो इस तरीके से इसमें देखो बस चली गई तो कोई इसका समय का ज्ञान नहीं है, तो यहाँ पे सामान्य भूत हो जाएगा। अब पूर्ण भूत क्या होता है, जब क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो, तो वहाँ क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीत गया है, तो वहाँ पे पूर्ण भूत, जैसे कि कृष्ण ने कंस का वध किया था, इस तरीके से पूर्ण मतलब इतिहास में जो हुआ था वो सारे पूर्ण भूत में आते हैं, ठीक है। इसके बाद अपूर्ण भूत, जब यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति अवधि का पता न चलता हो, तो वहाँ अपूर्ण भूत हो जाएगा। जैसे किसान खेतों में सिंचाई कर रहे थे, ठीक है, अब सिंचाई कर रहे थे लेकिन ये कन्फर्म नहीं हो रहा कि अभी सिंचाई कर रहे हैं या फिर खत्म हो गया, तो इस तरीके से यहाँ पे अपूर्ण भूत के अंतर्गत ये आएगा। चौथा है आसन्न भूत। ये क्या है, इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित हो, यानी कि मैंने अखबार पढ़ा, यानी कि मैंने अभी अखबार पढ़ के रखा हुआ है, यानी कि अभी मैंने कार्य समाप्त किया हुआ है कोई चीज़, तो वो आएगा आसन्न भूत में। अगला है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत की बात करें तो जब यह संदेह बना रहा है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं, तो वहाँ पे संदिग्ध हो जाएगा। जैसे कि पिताजी जगे होंगे, अब देखिए इसमें संदिग्ध है, क्योंकि पिताजी जगे होंगे, यानी कि संदिग्ध का अभी पता नहीं, कन्फर्म नहीं है कि सोए हैं कि नहीं, यानी कार्य पूरा हुआ है कि नहीं पूरा हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पे संदिग्ध हो जाएगा। छठा इसमें हेतु मदभूत, यानी कि यह जब यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होनी थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, जैसे मैं पढ़ता, ठीक है, तो यहाँ पे हेतु मदभूत है, क्योंकि क्रिया भूतकाल में होनी थी लेकिन हो नहीं सकी, ठीक है, तो जहाँ पे क्रिया अपूर्ण हो जाए रहे वहाँ पे जो है हेतु मदभूत आएगा। नेक्स्ट है भविष्यत काल, यानी कि फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल क्रिया कहा जाता है। जैसे कि मैं कल अहमदाबाद जाऊंगा, ठीक है, मैं जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, तो ये तरीके से भविष्य काल में जाएगा। भविष्य काल के 3 प्रकार, इसके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, यानी कि सामान्य वर्तमान यानी कि टेंस का प्रेजेंट टेंस की बात करें तो उसमें 5 प्रकार, भूत की बात करें तो 6 प्रकार, और भविष्य की बात करें तो उसमें 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है सामान्य भविष्य, दूसरा संभाव्य भविष्य, तीसरा हेतु मद भविष्य। अब सामान्य भविष्य क्या है, जब यह प्रतीत होता है कि क्रिया सामान्यता भविष्य में होगी तो वहाँ सामान्य भविष्य होता है। जैसे मैं पीसीएस अधिकारी बनूंगा, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सामान्य भविष्य हो जाएगा। दूसरा है संभाव्य भविष्य, जब भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ संभाव्य भविष्य होता है। जैसे संभावना है कि भारत की जनसंख्या जल्द ही चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाए, अभी देखिए संभावना से जताई जा रही है, तो इस तरीके से ये संभाव्य भविष्य में आ जाएगा। तीसरा है हेतु मद भविष्य, इसमें क्या है कि जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो तो वहाँ हेतु मद भविष्य होता है। जैसे कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान पहले आतंकवाद बंद करे तब उचित वार्ता होगी, यानी कि इसमें देखिए ये हेतु मद, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो वहाँ मतलब निर्भरता हो रहा है ना, कि भारतीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि पाकिस्तान पहले आतंकवाद बंद करे, यानी पाकिस्तान जब आतंकवाद बंद कर देगा तब उचित वार्ता होगी, ठीक है, इसके पहले नहीं होगी, तो इस तरीके से यहाँ पे हेतु मद भविष्य आएगा। अब कुछ प्रश्न संग्रह हैं जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है। इस वाक्य में कौन सा शुद्ध वाक्य है ये बताना है, तो देखिए इसमें से शुद्ध वाक्य कौन है। पहला है यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे यह जो लगा इसलिए इसके चलो तो ये लगाने की जरूरत नहीं। फिर अगला है संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, ठीक है, संपूर्ण लगा दिया तो भर लगाने की क्या जरूरत है, तो ये भी गलत हो गया। भाई ने भाई के साथ सलाह की, ये भी गलत है। चौथा है कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, इसका आंसर सही हो जाएगा ये डी पार्ट, ठीक है, क्योंकि डी में कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें शुद्ध वाक्य है, बाकी से शुद्ध है। वाक्यों में शुद्धतम रूप की बात की तो पहला हो जाएगा व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं, ठीक है, यहाँ पे देखिए यह लगा हुआ था तो इसलिए गलत था। संपूर्ण देश में निराशा छा गई, संपूर्ण देश भर नहीं होगा। भाई ने भाई को सलाह दी, ठीक है, भाई ने या फिर भाई ने भाई से सलाह ली, ठीक है, भाई ने भाई से बात की, ये गलत हो जाएगा, सलाह की नहीं होगा, सलाह दी होता है सर, ठीक है, या सलाह ली जाता। दूसरा क्वेश्चन है कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश पाई जाती है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छांटना है, तो महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति लिप्तता, निपटता, निष्कपटता और निर्लिप्तता, तो इसमें देखिए ऑप्शन इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, क्योंकि महान जो व्यक्ति होते हैं वो भौतिक वस्तुओं के प्रति उतना कोई प्रेम नहीं होता, ठीक है, क्यों नहीं हमें वो जरूरत है या फिर स्त्री, तो इसका आंसर जो हो जाएगा निर्लिप्तता हो जाएगा, ठीक है, निष्कपटता, लिप्तता और निपटता ये सब नहीं होगा। अगला देखते हैं तो कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है, तो देखिए यह आंखों से देखी घटना है, गलत है, ठीक है, आंखों से देखी घटना नहीं होती, ये आंखों देखी घटना ये सही है, ठीक है, से नहीं इसमें लगाया जाएगा, तो आंसर इसका बी पार्ट ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध बताना है, तो देखिए आइंस्टाइन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टाइन के पास विचित्र बुद्धि थी, गलत है। आइंस्टाइन के पास अलौकिक बुद्धि, ये भी गलत है। आइंस्टाइन के पास देवी, ये भी गलत है, ठीक है, तो इसका आंसर ए पार्ट से हो जाएगा, विलक्षण बुद्धि होता है, नॉट विचित्र बुद्धि, अलौकिक बुद्धि गलत और देवी बुद्धि, तीनों गलत होते हैं, ठीक है।
अगला कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें भी बताना। तो देखिए, शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। यानी कि इसमें जो शरतकाल के दिनों में, शरतकाल के दिनों में, शरतकालीन दिनों में, इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, आंसर शरतकाल में, शरतकाल के दिनों में, शरतकालीन दिनों में, ये दोनों गलत है, क्योंकि शरतकाल मीन्स हो गया कि शरत के दिन। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। यानी कि इसमें शरतकाल के साथ दिनों का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। अब इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहले दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो इसमें जो दही जो होता है वो दही पुल्लिंग आता है, पुल्लिंग शब्द इसमें अशुद्धि है, तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, दही खट्टा हो है। ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप होता है। अब देखिए, हिंदी के बहुधा इकारांत शब्द जैसे कि गली, टोपी, उदासी आदि स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, परंतु अपवाद स्वरूप पानी, घी, दही और मोती ये पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पानी, घी, दही और मोती चारों शब्द पुल्लिंग में कहीं भी मिलेगा, तो इसमें खट्टी है, पट्टी, ये सब नहीं लिख रहा, मतलब पुल्लिंग का इस्तेमाल करना, ये ध्यान देना। अगला कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। सुरेश को एक पाती लिखना गलत है। सुरेश को एक पाती लिखनी गलत है। सुरेश के लिए एक पाती लिखनी गलत है। सुरेश के लिए पत्र लिखना है। ठीक है, आंसर इसका डी पार्ट से, पाती क्या होता है, पत्र होता है, इसमें आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, वर्तनी संबंधी इसमें अशुद्धि आ गई। अब अगला है कौन सा वाक्य इसमें अशुद्ध है ये बताना है। शुद्ध नहीं बताना, अशुद्ध बताना। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, ये सही है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक, ये भी सही है। सड़क पर भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है, ये भी सही है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये गलत है। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य ये पार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए हर एक खिलाड़ी अर्थात एक वचन की बात की जा रही है, अतः गए के स्थान पर गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका शुद्ध वाक्य होगा, प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। ठीक है, या इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, गए नहीं होगा लास्ट में। अगला देखिए क्वेश्चन, तो सुसंगत शब्द के प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दुष्ट को सजा मिल, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। आंसर इसका बी पार्ट, ये सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, अगला देखते हैं शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए, इसमें गुरु आ रहा है, गलत। गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गलत। गुरु आ रहे हैं, ठीक है, और गुरु जी आ रहे हैं भी गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा सी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, गा और रा पे पड़ाऊ की मात्रा जो लगता है ये गुरु नहीं होगा, गुरु आ रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए वर्तनी शुद्धि अशुद्ध, गुरु इस तरीके से लिखा जाता है, तो आंसर इसका सी पार्ट इस तरीके से सही हो जाएगा। अब देखिए, प्रस्तुत वाक्य सर्वोत्तम शुद्ध वाक्य होता है यदि गुरु जी के स्थान पर गुरु जी होता। ठीक है, यानी कि डी पार्ट में अगर गुरु जी के स्थान पर गुरु जी होता तो उसे गुरु का अर्थ का प्रयोग जो है व्यंग्यात्मक रूप में किया जाता है, जबकि गुरु के तात्पर्य शिक्षक अथवा अध्यापक से होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से लिखा है या फिर इस तरीके से लिखा है, जो भी लिखा है तो उसमें आंसर इसका यह हो जाएगा गुरु। ठीक है, गुरु से इसका तात्पर्य शिक्षक से होता है, जबकि गुरु का अर्थ व्यंग्यात्मक रूप में। ये अगला है संप्रदान कारक होता है जब, संप्रदान कारक बताना है जब किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो, गलत है। किसी को कुछ दिए जाने का बोध हो, किसी के पुकारने का संकेत मिलता है, किसी के साथ संबंध होने का बोध, यहाँ संबंध कारक पुकारना हो जाएगा, तो क्या होगा अधिकरण कारक। ठीक है, और इसमें जो है किसी के कुछ दिए जाने का बोध, वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। ठीक है, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। 12वां, जब किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। ठीक है, अपादान से अलग होने की स्थिति में, तो यहाँ पे जैसे पत्ता पेड़ से या पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता अलग हो रहा है पेड़ से, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुलसी के रामचरितमानस में किस कारक का प्रयोग किया हुआ है, तो इसमें देखिए संबंध कारक का प्रयोग किया था। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है काल कितने प्रकार के होते हैं, काल 3 प्रकार का होता है, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो वर्तमान काल के 5 भेद हैं, सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। मैं पढ़ रहा हूँ वाक्य में किस वाक्य का वर्णन हो रहा है, तो इसमें तत्कालिक वर्णन का वर्णन है, तत्कालिक वर्तमान का वर्णन। ठीक है, पढ़ रहा हूँ, क्रिया हो रही तो तत्कालिक वर्तमान हो जाएगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध इसमें बताना है, तो अत्यधिक जो लिखा है इसकी वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, मिष्ठान नहीं होता है, हमें मिष्ठान होता है, ये गलत हो जाए, मिष्ठान। ठीक है, इसके बाद व्यवहारिक, तो व्यवहारिक नहीं होता है, या बड़ा हो जाएगा। ठीक है, व्यवहारिक इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये यहाँ पे गलत है। अधीन नहीं होता, अधीन होता है, अधीन। ठीक है, तो आंसर इसका सही शुद्धतम रूप डी पार्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप बताना है, तो इसमें से देखिए आनुषंगिक जो है ये शुद्ध है, बाकी अनुषांगिक ये गलत होता है, ये सही शुद्ध शब्द है इसका। नेक्स्ट वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना, तो इसमें देखिए परीक्षा जो है ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, शुद्ध शब्द का इसमें भी चयन करना है, तो ये देखिए अनुग्रहित, ये देखिए अभी यूपी टीईटी प्राथमिक पेपर में ये पूछा गया था कि अनुग्रहित, इस यही क्वेश्चन आया था सेम टू सेम कि इसमें जो है कौन सा शुद्ध शब्द है, तो इस बी पार्ट से हो जाएगा अनुग्रहित। तो इस तरीके से ये था वाक्य शुद्ध वर्तनी शुद्ध शब्द व्याकरणिक, हिंदी व्याकरणिक, जिसमें काल, वर्तनी, कारक, इससे संबंधी, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ देखी पढ़ा गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, आज के लिए इतना ही, और अगले दिन इसके काफ़ी क्या कहते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।